देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज हम लोग इस सब्जेक्ट को कह सकते हो कि एक ही वीडियो में पूरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग उन्हीं को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस बात को देखेंगे। अगर मैं बात करूं इस बुक की, इस बुक में अगर आप लोग देखेंगे ना, टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 15 चैप्टर हैं। और 15 के 15 चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ताकि 15 के 15 चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो, ठीक है, जो जो एग्जाम में आ सकता है, हम लोग उन सभी चैप्टरों को क्या है यहां पर पढ़ेंगे। वो आपदा अर्थ और वर्गीकरण से लेकर के इसका पहला और आखिरी चैप्टर जो है आपदा प्रबंधन केस अध्ययन, यहाँ 15 चैप्टर तक देखेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में पूरी किताब रहने वाली है और ये आपको डिटेल में क्लास रहेगी, इसलिए क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और मैं आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा इस क्लास को, ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके बाकायदा ये चैप्टर चलता रहेगा और चैप्टर 15 तक चलेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चैप्टरों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। देखिएगा, पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। यानी जो आपदा है भाई उसका अर्थ बताओ और आपदा का क्या बताना है, वर्गीकरण, यानी आपदा का बंटवारा कितने कितने प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपदा का अर्थ और भाई आपदाओं के प्रकार, और आपदा कितने प्रकार की होती है। जैसे आप सबको होता है ना कि आपदा दो प्रकार की होती है, तो भाई मेरे प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब आप लोग समझते हैं, ऐसी आपदा जो मानव के बस की नहीं, प्रकृति के कारण आती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे कहीं पर भूकंप आ गया है या बाढ़ आ गई है, ठीक है, या इस प्रकार की जो आपदा आती है वो क्या होती है भाई, वो सारी प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा का मतलब होता है कि ऐसी आपदाएं भाई जो मानव के कारण आ गई, यानी आदमी ने ऐसा कुछ कर दिया है या प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया है या उसके कारण से वो आपदा आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस शुरू करते पहले चैप्टर। सबसे पहले देखिए भाई आपदा का अर्थ। आपदा का शब्द मूल भाषा डिजास्टर से संबंधित। अगर आप सबको पता होगा कि आपदा को इंग्लिश में बोला जाता है डिजास्टर, तो आपदा का जो मूल शब्द है डिजास्टर वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये फ्रेंच शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस डिज डिस यानी बुरा और अस्तर यानी अस्तर, यानी कह सकते हैं डिजास्टर का मतलब होता है बुरा स्तर। आप लोग समझ सकते हैं ना कि डिजास्टर मींस क्या है, बुरा स्तर, जिसको हम लोग कह सकते हैं। प्राचीन समय में आपदा के कारण प्रतिकूल ग्रहों को माना। भाई प्राचीन काल में जब आपदा आती थी ना, तो लोग बोलते भाई ग्रह नक्षत्र हैं इसलिए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आज के समय में आपदा का सामान्य प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित के उन विषम घटनाओं से संबंधित किया जाता है जो किसी क्षेत्र के अत्यधिक कष्ट पैदा करती है। आज कह सकते हैं आपदा क्या है भाई, आपदा उसको बोलते हैं ना किसी विशेष क्षेत्र में आती है और जो आम लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट देती है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देती है, उसको हम लोग के आपदा के रूप में कहते हैं ना। जैसे भाई कहीं पर अगर कोई ऐसी चीज हुई, ऐसी घटना घटी है जो लोगों को दुख तकलीफ पहुंचा रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, आपदा कहा जाता है। अब देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना है, जिसमें आपदा का अर्थ क्या बताया जा रहा है। आपदा का अर्थ किसी घटना में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से होते हैं। यानी आपदा क्या है कि भाई कोई प्राकृतिक कारण से या मानव निर्मित कारण से, भाई प्रकृति के कारण या तो आपदा आ गई या आदमी के उसके जो क्रियाकलाप है उनसे आ गई घटना से, यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से, यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित के कारण अगर कोई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही के कारण मानव जीवन की हानि या नुकसान या पर्यावरण को नुकसान को जन पहुंचता है, तो उसको हम भैया बोलते हैं आपदा। क्या है, किसी क्षेत्र में मानव के द्वारा या प्रकृति के द्वारा वहां पर दुर्घटना हो जाए, वहां पर तबाही आ जाए,
वहां पर प्रकृति को नुकसान पहुंच जाए, जनजीवन को हानि पहुंच जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जिन क्षेत्रों में मानव निर्मित या प्राकृतिक दुर्घटनाएं ऐसे प्रवृत्ति की या विशाल होती हैं, वहां के संसाधन उन्हें रोकने में सक्षम सीमित होते हैं। अगर आप देखो कहीं कहीं पर कुछ संसाधन ऐसे होते हैं भैया जो प्राकृतिक आपदाओं को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। अगर आप देखो ना भाई, हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक आपदा को रोकने का भी काम करते हैं। अगर आप लोग देखें जैसे रेड क्रॉस समाज हो भाई, प्राकृतिक आपदाओं को क्या है, रोकने का काम करता है। तो आपदा क्या एक प्रकार से कह सकते हो, कहीं पर भी देखो आपदा आप कह सकते हैं कि जीवन में अगर गिरावट आ रही है, जान माल की हानि हो रही है, आर्थिक और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित हो रहा है, कहीं पर भैया भोजन की कमी हो गई, चिकित्सा के लिए सहायता हो, मनोवैज्ञानिक आधार होता, आजीविका की हानि होती है, यानी प्राकृतिक आपदाओं से इन सभी चीजों पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखेंगे भाई मेरे, कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या होगा, जनजीवन में गिरावट आ जाएगी, ठीक है। जान माल की हानि, बहुत जान मतलब समझते आदमी की मृत्यु, माल में यानी जैसे हमारा घर बाहर कोई सामान टूट जा रही है, इसको बोलते हैं माल की हानि, इसकी हानि होती है। अगर कहीं पर भाई आपदा आएगी तो उससे क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक जो चीजें होंगी पूरा तहस नहस हो जाती हैं जी। जनजीवन की बहुत हानि होती है, आजीविका भाई नौकरी चाकरी जो लोग काम करते हैं आपदाओं से वो बड़ा उसको नुकसान पहुंचता है। अगर आप लोग देखेंगे भाई कोरोना के वक्त, कोरोना भी एक क्या थी, एक आपदा ही थी। अगर आप लोग देखो उससे बड़ा जनजीवन की बहुत लोगों की नौकरी उसमें चली गई। अगर आप देखेंगे आपदाओं से भैया जो संचार होता, जो यातायात होता प्रभावित होता, संचार यानी कम्युनिकेशन। अब भैया मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, रेलवे लाइन या जो पहले बिजली के खंभे टूट जाते हैं, या अगर आप लोग देखेंगे आने जाने की जो रास्ते होते हैं उनमें बड़ी बाधा पहुंचती है। यानी अगर आप देखेंगे आपदा आने से संचार हो, यातायात हो, इनका नुकसान होता है। कानून व्यवस्था की भी समस्या होती है, और कभी कभी देखोगे तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा उससे महामारी भी बहुत फैलती है। अगर मान लो कहीं पर बाढ़ एक आपदा आ गई है तो बाढ़ से भैया बहुत प्रकार की मच्छर वच्छर पैदा हुए थे, तो वहां पर बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती। तो आपदाओं से अगर आप देखेंगे, आपदाओं का क्या है, ये प्रभाव पड़ता है। आप समझे, जान माल की हानि दुनिया भर की प्राकृतिक चीजों से, आपदाओं से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपदाओं के प्रकार। अगर मैं बात करूं भैया आपदा कितने प्रकार की है, तो मुख्य रूप से आपदा दो ही प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपदा पढ़ेंगे। देखो ऐसी कुछ आपदा होती है जो जल और जलवायु से वाली आपदा है, जैसे बाढ़ है, यानी जल से जो संबंधित आपदाएं, पानी से संबंधित कौन कौन सी आपदाएं हैं, या जलवायु, जल और जलवायु से संबंधित आपदाएं पहली होती हैं कौन, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, बवंडर है, तूफान है, ओलावृष्टि है, बादल फटना है, सूखा है, हिमस्खलन है, समुद्री कटाव है, सुनामी है। ये सारी आपदाएं कैसी हैं, जल और जलवायु से संबंधित आपदा है। ये क्या है, ये सब भैया सारी आपदाएं जल और जलवायु से संबंधित है। अगला भौगोलिक आपदा क्या है, भौगोलिक मत जैसे भूस्खलन हो जाए या भूकंप, बांध का टूटना है, सारी भौगोलिक आपदा है। रासायनिक यानी जहां पर केमिकल से आपदा आती है, जैसे रासायनिक, जैसे किसी कंपनी में कुछ फट वट जाता है। परमाणु का आपदाएं आती हैं। दुर्घटना संबंधित कौन कौन सी आपदाएं, जैसे दानव यानी जंगल में आग लग जाना, उसको बोलते हैं। सहारी आग, खदान में आग, तेल रिसाव, बड़ी इमारतों का ढहना या बम विस्फोट है। पर्यावरण संबंधी आपदाएं, विद्युत संबंधी आपदाएं, नाव पलट जाना, नौका डूबना, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगना, ये कौन सी घटनाएं हैं, ये दुर्घटना संबंधित ऐसी कुछ आपदाएं होती है जो किसी दुर्घटना से आती हैं। आप समझ रहे हैं। और भैया एक होती है जैविक आपदा। जैविक आपदा मतलब जैसे जैविक खतरे होते हैं, जैसे महामारी का फैल जाना, पेंडेमिक जिसको बोलते हैं, या कीटनाशकों का हमला, मवेशी महामारी यानी जानवरों में अगर कोई बीमारी फैल जाती है। विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार देखो अखबार में या टीवी में सुना होगा भैया फूड पॉइजनिंग से सारे परिवार में फैल गया। ये भी क्या है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कह सकते हैं। तो आपदा कई लेवल की है अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो मुख्य आपदा देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती हैं, मैं सिर्फ बताऊं और आपको लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं, प्राकृतिक आपदा हम उसको बोलते हैं जो प्रकृति के कारण से उत्पन्न हो रही, आपदा के कारण से आ रही ना, समझ रहे हो। प्राकृति यानी प्रकृति से कारण, उसमें आदमी का भैया कोई रोल नहीं है। रोल मीन्स उसका कोई दोष नहीं कि भाई इंसान के कारण से नहीं, बल्कि प्रकृति में अगर कोई बदलाव आ रहा। प्राकृतिक आपदा कब आती है, प्रकृति में जब कोई बदलाव होता, परिवर्तन होता है,
प्रकृति में कोई उथल पुथल होती है, उससे कह सकते हो कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यानी प्रकृति में किसी कारण से अगर उथल पुथल होता है या कुछ होता है, तब हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या होती है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो मैं आपको बताने वाला। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा। भूकंप तो भाई सबको पता है कि भूकंप क्या होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, यह भी हमारी क्या है, प्राकृतिक आपदा। भाई ज्वालामुखी मतलब जैसे जमीन के नीचे से आग निकलने लग जाती, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। भूस्खलन, भूस्खलन यानी जमीन या चट्टान जो खिसक जाती है, उसको हम भूस्खलन बोलते हैं। सुनामी, भाई सुनामी जो होती है एक प्रकार से अगर आप लोग देखें, समुद्रों में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी सुनामी। ये सारी हिमस्खलन, हिमस्खलन यानी जैसे बर्फबारी होती है, तो बर्फ जब धंसती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन, ठीक है। अगर बाढ़, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा होगा, बहुत आता ना। अत्यधिक तापमान, देखा होगा ना, बहुत जब गर्मी उर्मी पड़ती है बहुत, ये भी क्या है, प्राकृतिक। सूखा, सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है ना। जैसे सूखा क्या होता है, अगर लंबे समय तक कहीं पर बारिश नहीं होती है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सूखा कहते हैं। क्या, कहीं पर भी अगर बारिश नहीं हो रही है लंबे समय से, तब हम लोग उसको क्या, सूखा से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तब क्या है, उसको आप लोग कह सकते हैं भाई ये सूखा आ गया या सूखा पड़ गया है, उसको हम लोग सूखे के रूप में संबोधित करते हैं। अगला जैसे दानव नल, यानी अगर आप देखेंगे तो जंगल की आगे भी चक्रवात या सुनामी, तो एक चक्रवात है। महामारी, कोई भी अगर महामारी फैल जाती है तो क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा वह होती हैं जो मानव के कारण से उत्पन्न हो रही हैं। भाई मानव निर्मित कौन कौन सी आपदा होगी, जैसे अगर आप देखेंगे अकाल कहीं पड़ेगा। अकाल का मतलब होता है भाई कहीं पर सूखा पड़ता है, तो जब खाने पीने की चीजें समाप्त हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाल, ठीक है। देखो, मानव निर्मित जो आपदा है, उसको कह सकते हैं कि मानव जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे मानव निर्मित आपदाएं बनती हैं। जैसे सिलेंडर का फट जाना, इस मानव निर्मित। जैसे मानव निर्मित आपदाओं की हम लोग बात करें, मानव के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप नहीं यानी मानव ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसके कारण से कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई आपदा आ रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे, जैसे उसमें आप लोग कह सकते हैं कि मानव निर्मित आपदाओं में जैसे एक चीज है भाई, अकाल है, ठीक है। अकाल किसे किसे बोलते हैं, तुम सबको पता है। अकाल हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर कहीं पर खाने पीने की जो चीजें, उसमें अगर बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए, या जैसे अकाल सूखा, जब पानी नहीं बरस रहा है, ठीक है भाई, और खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, तो इसको हम बोलते हैं भैया अकाल पड़ गया है। अगला देखोगे, आबादी, विस्थापित आबादी। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विस्थापित होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वह भी एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा है। अगला यातायात दुर्घटना, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट, जो एक्सीडेंट होता है, जितने भी रेल, जितने भी हमारे सड़कों पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारा कैसी आपदा है, मानव निर्मित। यार मानव ने ही तो वाहन बनाया, और मानव ही मानव को जाकर के टकरा दे रहा, तो क्या है, यानी जितने भी अगर आप देखेंगे, वो रेल दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो, और या वायुयान दुर्घटना हो, ये सब क्या है, ये सारी मानव निर्मित आपदा है। क्या है जी, ये सब मानव निर्मित आपदा की कैटेगरी में क्या है, हम लोग इसको शामिल करते हैं। औद्योगिक, भाई उद्योग धंधे में अगर कोई हो जाए, जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री है, वहां पर जैसे आग लग जाना, या गैस का रिसाव हो जाना, या किसी केमिकल वेमिकल से अगर कोई नुकसान किसी को पहुंच जाए, यानी औद्योगिक दुर्घटना, यानी जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्रियां होती हैं, वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आ रही, किसी को चोट वोट पहुंच रही, किसी की जान जा रही है, ये भी सबको हम इनको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित आपदा होंगी। ये सब क्या है, ये मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। तो पहले चैप्टर जो है थोड़ा इजी है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप लोग अगर बुक को अगर इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मैंने आपको फटाफट बता रहा हूं, तो आप इस किताब को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और आप समझेंगे, जितना बेहतर समझेंगे, और भाई उतना ही बेहतर आप क्या एग्जाम में लिख पाएंगे। इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये मैं पक्का रहेगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा सेकंड चैप्टर, यानी इसका जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो रहने वाला है, ठीक है। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। इसमें हम लोग दो चीजों को देखेंगे,
विपदा को समझना और जोखिम को समझना। ये जोखिम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता आ सकता भाई, विपदा जोखिम, ठीक है। चलिएगा हम लोग इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा। विपदा को समझना, विपदा को संभावित या अभियुक्त के कारण परिभाषित किया गया है, जो कि तभी क्रियाशील होती है जब कारण के संरूपण प्राकृतिक और मनुष्य के कृत्य दोनों उपस्थित हो। उदाहरण के लिए जनसंख्या क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र विपदा उपस्थित करता है, जिससे उस क्षेत्र को परिभाषित आसपास के लोगों के जीवन में संपत्ति को संभावित विपदा। विपदा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पर खतरा, खतरे को हम लोग यहाँ पर विपदा बोल रहे हैं। जैसे मान लो होता भाई ना कि जैसे मान लो कोई चीज रखी है, लोगों को लग रहा भाई इससे खतरा है कि अगर ये फट जाएगा या हो जाएगा, उससे हम लोगों को नुकसान बहुत पहुंचेगा। आपदा अनुमानिक विध्वंस वास्तविक घटना है, इसलिए आपदा वह है जो क्षति पहुंचाए। आपदा में भैया क्षति होती है, नुकसान होता है, ठीक है। पारिस्थितिक विघटन करे, मानव जीवन की क्षति, स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट करे, प्रभावित क्षेत्र के समुदाय के बाहर असाधारण, यानी एक प्रकार से जो आपदा होती है नुकसान करती है, मानव जीवन की क्षति करती है, स्वास्थ्य और सेवाओं में गिरावट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपदा। यानी विपदा के कारण ही कोई भी आपदा बनती है, ठीक है। एक विपदा तकनीक रूप से आपदा नहीं है जब तक विपदा आगे ना हो, विपदा ही आगे चल करके आपदा में बदलती है। आपदा में बड़े स्तर पर जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है या एक आकस्मिक प्रारंभ होने वाली घटना है, जिसे बड़े स्तर पर बाहरी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो सामाजिक व्यवस्था और क्रियाओं के रूप में हम इसको देखते हैं। यानी कहने का मतलब भैया कि जो आपदा होती है, ठीक है, विपदा ही आगे चल करके आपदा बनती है। और आपदा में अगर आप देखेंगे तो जीवन स्तर को और साथ में साथ हमारी जो संपत्ति है, संपत्ति को भी क्या है, नुकसान पहुंचता है, भारी नुकसान पहुंचता, अगर आप लोग कह सकते हैं। मानवीय परिणामों के आधार पर आपदा को परिभाषित किया जाता है, यानी आपदा भाई हम इस पे डिसाइड करते हैं कि आपदा थी या नहीं थी, कितना नुकसान पहुंचा। तुम सब लोगों ने देखा ना कि भाई जैसे मान लो कहीं पर अगर कोई आपदा आई है तो हम लोग देखते भाई कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर हुए, यानी कितने लोग को चोट लगी है, कितना नुकसान पहुंचा है। इस कारण से हम इसको आपदा कहते हैं ना। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये प्राकृतिक विपदा है जो भारी मात्रा में जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते। आपदा जब विपदा तंत्र यानी प्राकृतिक या मनुष्यकृत क्रियाशील हो। विपदा एक ऐसी तकनीक संकल्पना है जो अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपदा के घटनाओं में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने के लिए इसके होने की अपेक्षा संभावित के बारे में तत्व विज्ञान और संपत्ति। कहने का मतलब अगर आप लोग देखें यहाँ पर हम लोग जो विपदा की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं भाई कि विपदा ही आगे चल करके आपदा में तब्दील होती है। अब विपदा क्या है, यानी कोई भी जो नुकसान होने की संभावना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विपदा। और विपदा ही आगे चल करके क्या है, आपदा में तब्दील हो जाती है, समझ रहे हो। अब देखो विपदा अत्यंत भूगर्भ वैज्ञानिक घटना जो जैविक क्रियाएं और प्रमुख प्रौद्योगिकी घटनाएं, ऊर्जा या सामग्री के संकेंद्रण मुक्ति से है, जो मानव के जीवन को बड़े पैमाने पर अनिश्चितता के खतरे का सामना कराती है और वातावरण का सामानों को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचती है और विपदा के रूप में जानी। यानी विपदा एक प्रकार से क्या करती है, ये बताती भैया कहां पर कितनी क्षति हो सकती है और कहां पर कितना नुकसान पहुंच सकता है। आप समझ रहे, यानी विपदा ही हमें एक ज्ञान कराती है, आभास कराती है कि इससे कोई बहुत बड़ी आपदा आ सकती है या इससे बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट सकती है। आप समझ रहे हैं, यानी विपदा ही आगे चल करके क्या बनती है, आपदा बनती है, या कोई आपदा का वह कारण बन सकती है या रीजन बन सकती है। समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करें विपदा जोखिम, ये इंपॉर्टेंट भाई, जोखिम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आएगा ही आएगा। जोखिम क्या है, जोखिम को प्राकृतिक या मानव निर्मित प्रेरक के रूप में बातचीत में होने वाली परिणाम स्वरूप आपदा की अंतरराष्ट्रीय रणनीति द्वारा हानिकारक परिणामों की संभावना। यानी जोखिम क्या होता है, जोखिम एक प्रकार से बोला जाता है भाई अगर कोई आपदा आती है तो उससे कितने मौतें हुई हैं, कितने लोगों को चोट लगी है, कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ है, कितने को भैया रोजी रोटी छुन गई है, कितने रूप से आर्थिक हानि हुई है, इसे हम जोखिम के रूप में कह सकते हैं। मानव प्रेरक या प्राकृतिक आपदाओं, असुरक्षित परिस्थितियों के परिणति। जोखिम
को हम विपदा और संवेदनशीलता के रूप में कह सकते हैं। जोखिम का मतलब होता है कि भाई जोखिम मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा से जो मौतें हुई हैं, जो चोटें लगी हैं, जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, जो रोजी रोटी को नुकसान हुआ है, इसको हम जोखिम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? जोखिम जैसे मान ली भाई कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा गई, ठीक है, तो हम लोग क्या करें भैया, कितना नुकसान हुआ है उसको हम लोग जोखिम के रूप में यहाँ कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। जोखिम का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। जैसे भाई कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई, ठीक है जी, तो प्राकृतिक आपदा आने से लोगों की संपत्ति, आजीविका और प्राण के संभावित खतरे या हानि पैदा कर सकता है। इस तरह के आकलन के लिए लक्षित जोखिम कमी नीतियों के निर्माण के अंतर्निहित प्रक्रिया व सटीक समझ में महत्वपूर्ण प्रशासनिक तत्व प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे मान लो कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो हम लोग जोखिम का आकलन करते हैं कि भाई भी आने से कितना नुकसान हुआ है, संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है, और इसका मूल्यांकन कौन करता है, वहां का कोई डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। भाई जैसे कहीं पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा उससे जोखिम यानी उससे जोखिम का आकलन कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे ना कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों को चोटें आई, कितने घर टूटे हैं, कितने बांध टूटे हैं, कितने बिजली के खंभे टूटे हैं, ये सब चीज हम लोग को क्या करते हैं, लिखते हैं ना, देखा होगा ना, इन सब चीजों को हम लोग क्या है बाकायदा लिखते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग इन चीजों का अनुमान लगा सकें। क्या कर सकें, अनुमान लगा सकें कि भाई जोखिम का आकलन कर सकें कितना नुकसान पहुंचा है, और उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, यानी कितने पैसे की हानि, मूल्यांकन भी करते हैं ना उसके, भाई हम मूल्यांकन भी करते हैं कितना। जैसे कई बार देखा होगा कोई अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो बताया जाता है कि भाई इससे 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है, इतने लोगों की मौतें हुई, इतने लोगों की जाने गई। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ आप कह सकते हैं कि जोखिम आकलन और मूल्यांकन जरूर किया जाता है। कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको अगर आप देखोगे जोखिम की अनुभूति, जोखिम अनुभूति को जोखिम की जागरूकता के, जोखिम अनुभूति का मतलब होता है कहीं पर भी अगर भैया प्राकृतिक आपदा आई तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। क्यों फैलाई जाती है, ताकि उस प्रकार से आने वाली किसी भी जो प्राकृतिक आपदा उसका हम लोग सामना कर सकें। देखा होगा ना कि कहीं पर अगर कोई डिजास्टर आ जाती है तो उसके बारे में फिर सरकार हो, बाकी जो लोग हैं, काफी जागरूकता लोगों के बीच में फैलाते हैं, ताकि अगर वैसी आपदा फिर दोबारा आ जाए तो हम उसके जोखिम को कम कर सकें। समझ रहे हो? जैसे मान लो भाई बाढ़ आई है किसी इलाके में, ठीक है, और बाढ़ भाई आई थी, नुकसान बहुत हुआ है, अगली बार अगर बाढ़ आएगी तो लोग बाढ़ का सामना कैसे करें, बाढ़ से नुकसान कम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, जोखिम की अनुभूति करते हैं कि भाई उस आपदा से हम लोग कैसे बच सकते हैं, या आपदा आने पर जोखिम कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जोखिम की पहचान करना, भाई कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है उससे कितना नुकसान हो सकता है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार आकलन करते हैं, कई बार क्या अनुमान लगाते। देखो होगा ना कि भाई मान लो कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रकार से अनुमान कर लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं। भाई जोखिम की भी हम लोग कई बार पहचान करते हैं कि भाई इस कारण से प्राकृतिक आपदा आ सकती है, इन कारणों से आ सकती है, उन कारणों पर हम लोग उसको कम करने का भी कई बार क्या करेंगे, प्रयास करते हैं भाई ना, कि ताकि कोई भी आपदा आए तो उसे हम लोग सामना कर सके, उसको रोकने का भी क्या किया जाता है, उपाय किया जाता है। अगला भाई संवेदनशीलता है। तो संवेदनशीलता को हम लोग जो पहचान करेंगे, तो यानी संवेदनशीलता को एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से लोग और सरकार और जो तमाम तरह की जो जागरूकता फैलती है उसको आप लोग कह सकते हैं संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखो यहां से इसे संवेदनशीलता के प्रकार इससे आप समझ जाएंगे। देखो जिसे भौतिक या आर्थिक संवेदनशीलता होती है, भौतिक क्या, जिसे संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, यानी मान लीजिए कि लोगों के पास चीजें नहीं पहुंच पा रही, वस्तुएं नहीं पहुंच रही, तो लोगों में एक प्रकार से भौतिक संवेदनशीलता रही, भाई ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, इस चीज का नुकसान मत कीजिए, ठीक है। सामाजिक संवेदनशीलता क्या है कि स्थानीय संस्थाओं या संरचनाओं का एकीकरण करना। एक प्रकार से भाई कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो सामाजिक संवेदनशीलता क्या है कि वहां की जो संस्थाएं हैं, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां के जो सरकारी विभाग हैं, उनको ठीक ढंग से सही करना ताकि वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ लड़ सकें। पारिस्थितिक संवेदनशीलता क्या है, पर्यावरण को नष्ट करना और उसे बचाने की असक्षमता। अब पारिस्थितिक यानी जैसे अब पर्यावरण भाई नष्ट हो जाता है, उसे बचाने में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सांगठनिक संवेदनशीलता क्या है, राज्य, केंद्र और जमीनी स्तर पर मजबूत संरचनाओं का अभाव।
संवेदनशीलता एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम लोग उसमें कई बार क्या होता है, उस प्राकृतिक आपदा को रोकने में कई बार नाकामयाब हो जाते हैं। समझ रहे हो? उसका कारण क्या है कि हम लोग उस आपदा के प्रति संवेदनशील नहीं है। जैसे मान लो भाई कि पता है कि बिहार में बाढ़ आने वाली है, क्या बिहार में बाढ़ आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, जागरूक नहीं है। इससे इससे क्या होती, वो आपदा दोबारा आती है और हमको क्या है उसका नुकसान। संवेदनशीलता यानी कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली है उसके प्रति हम लोग जागरूक नहीं है, या उसको रोकना नहीं चाहते हैं, या उसके रोकने को लेकर के हम लोगों में किसी प्रकार की जागरूकता का जब अभाव आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि भाई कोई भी आपदा आने वाली है और उसके प्रति यानी हमारा जो सरकार है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, या जो तमाम तरह की संस्थाएं जिनको काम है प्राकृतिक आपदाओं रोकने का, वो एक प्रकार से असहाय है, वो रोक नहीं पा रहे। इसी को हम संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि समझ रहे हो कि भाई कहीं पर बाढ़ आती है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आएगी तो उससे कितना नुकसान होगा कितना नुकसान नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं देते, और बाद में जब वो प्राकृतिक आपदा आती है तो बाद में कितना सारा नुकसान होता है और कितनी सारी जाने जाती हैं। हमें इन सब चीजों के प्रति संवेदनशील होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बता दूं, एक तो भाई संवेदनशीलता और दूसरा है जोखिम। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो मैं चैप्टर बहुत इजी में बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट जरूर बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक इसमें पूछा जा सकता है। एक टॉपिक तो कह सकते हैं जोखिम और दूसरा है संवेदनशीलता, जो आपके पेपर में आ सकता है या पूछा जा सकता है। इन दो जो मैंने आपको बताया ना, इनके आने की जो संभावना है वो कह सकते हैं भाई मेरे बहुत ज्यादा ये आएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा, क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। हम लोग दोनों पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, जैसे भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा है, जल वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा है, जल वायु वैज्ञानिक आपदाएं हैं, और जैविक आपदाएं। उसी में हम लोग देखेंगे मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार, यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पहले चैप्टर में भी था, अगर आप लोग देखोगे ना, कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाई प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। प्राकृतिक आपदाएं की अगर हम लोग बात करें, उसमें जैसे सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड जो है, कह सकते हो जो फिजिक्स से नहीं, भूभौतिकीय जिसको बोलते हैं, जैसे भूकंप। भाई भूकंप जो है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, सुनामी है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है। ये सारी भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा है। एक होती है जल वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा। जल वैज्ञानिक क्या होती है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसे जल वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा जैसे पानी से जो रिलेटेड है, जल वैज्ञानिक, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाती है, हिमस्खलन हो जाता है, ये जल वैज्ञानिक है। जलवायु वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा कौन है, जलवायु वैज्ञानिक, जो जलवायु से रिलेटेड है, जैसे जंगल में आग लग जाना, चक्रवात है, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारी कैसी होती हैं, जो चक्रवात और जंगल में आग कैसी प्राकृतिक आपदा है, जलवायु वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा। जैविक प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी, जैविक प्राकृतिक आपदा जैसे जैविक, जैसे भाई जैसे प्लेग उलेग की बीमारी फैल जाती है, जैसे जानवरों में, पौधों में अगर कोई बीमारी फैल जाती है, उसको हम लोग जैविक बायोलॉजिकल जो प्राकृतिक आपदा, जिसको जैविक प्राकृतिक जैसे एक प्रकार से बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा, जो पहली प्राकृतिक आपदा, उसमें जैसे भूकंप है, क्या है, भूकंप को विनाशकारी घटना करार दिया गया है। यह महसूस किया जाता है कि मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति पर इसके तोल को कम करने की कुंजी भूकंप के कारण और तंत्र को समझने में निहित है। ठीक है, भूकंप तनाव रहित चट्टानों के टूटने के कारण होने वाला कंपन है। यानी भूकंप एक प्रकार से भाई कंपन होता है ना, जब पृथ्वी के नीचे की, धरती के नीचे की जो प्लेटें हैं, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर क्या है भाई, भूकंप आता है ना। क्या भूकंप एक क्या है, भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा। दूसरा ज्वालामुखी गतिविधियां, जैसे ज्वालामुखी जैसे फटता नहीं, जैसे आप लोग अंदर से जो उसमें गरम गरम निकलता है, आओले निकलते हैं, ज्वाले
उसी हम बोलते हैं ज्वालामुखी जो होता है यह क्या है, इसको भी आप लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। एक ज्वालामुखी ग्रह है, द्रव्यमान वस्तु को क्रोस्ट में अलगाव होता है, जिसे पृथ्वी जो गर्म लावा ज्वालामुखी राख और गैसों की सतह के नीचे एक मैम चैम्बर से बचने की अनुमति देता है। भाई पृथ्वी के नीचे से गर्म लावा निकलता है, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। देखा होगा ना कई बार ज्वालामुखी फट जाता है, उसमें अंदर अंदर ओले निकलते। भूस्खलन, भूस्खलन भी क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा। और कैसी प्राकृतिक आपदा है, इसको हम कौन सी प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने बोला है, भूभौतिकीय, भूभौतिकीय प्राकृतिक आपदा। अगर आप कहते भूस्खलन चट्टाने मलबे या पृथ्वी का एक ढलान गतिविधि है, वह उन सामग्रियों की विफलताओं के परिणाम स्वरूप होते हैं जो पहाड़ी ढलान बनाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा भूस्खलन का मतलब होता है जमीन का जब धंस जाना, इसी को बोलते हैं भाई भूस्खलन। भूस्खलन आप सब देखो ना कि जैसे आप सबने सुना भी भाई जमीन जो है वो अंदर धंस जाती है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन भी भूवैज्ञानिक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन जो है कई कारण से आ सकता है, जैसे कई बार भूकंप से भूस्खलन आ जाता है, या कहीं नीचे गीली मिट्टी है, नदी वदी आसपास से जा रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन सब कारणों से क्या है भाई भूस्खलन होता है। सुनामी भी एक प्रकार से, सुनामी पता है समुद्रों में जब बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती हैं, देखा होगा ना भाई जो हमारे समुद्र हैं उन समुद्रों में जब बड़ी बड़ी लहरें, जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग ना, जब वो तरंगे उठती हैं, जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो सुनामी है। और बहुत तेज वो चलती हैं, ठीक है, लहरें चलती हैं, उसकी सुनामी। और आप सबने सुना भी 2004 में बहुत भयानक सुनामी, बड़ी भयंकर सुनामी आई थी, सुना होगा ना। अगला हम बात करेंगे जल वैज्ञानिक आपदाएं कौन कौन सी। जल वैज्ञानिक आपदा जैसे हिमस्खलन, देखो भूस्खलन था, अब हम लोग हिमस्खलन का मतलब होता है जिसको स्नो यानी जैसे मान लो जो बर्फीले इलाके नहीं थे, बर्फीले इलाके में अगर बर्फ धंसती है उसी को हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन। और ये जल वैज्ञानिक यानी इसमें हिम मानी जो जो बर्फ पड़ती है भैया पानी से रिलेटेड है, और वैज्ञानिक इसीलिए इसको जल वैज्ञानिक आपदा हम लोग बोलते हैं जो हिमस्खलन। देखो अगर ना जो खासतौर से हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर आप देखोगे जो पहाड़ी क्षेत्र वहां जहाँ बर्फ पड़ती है, तो भाई बर्फ क्या है, जैसे बर्फ पड़ी है तो आप बर्फ पर चलोगे तो भाई बर्फ पर धंस जाएगा, उससे नीचे तुम भी धंसते चले जाओगे ना, देखा होगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन बोला जाता है, ठीक है। और अगला है भाई बाढ़। बाढ़ भी क्या है, अगर आप देखेंगे ये भी जल वैज्ञानिक आपदा है। जैसे कई बार बाढ़ नहीं आ जाती बहुत जगह, बाढ़ तो सबको पता, बांध टूटने से, अत्यधिक बारिश होने से, बादल फटने वटने से, इस कारण से कह सकते हैं कि भाई मेरे कि जो बाढ़ आती है। बाढ़ भी एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कौन सी आपदा है भैया, जल वैज्ञानिक आपदा हम इसको कह सकते हैं। अगला है जलवायु वैज्ञानिक आपदा। अगला क्या है, कौन कौन सी आपदा है, जो जलवायु वैज्ञानिक आपदा, जो जल के कारण से। जलवायु वैज्ञानिक आपदा में जैसे अत्यधिक तापमान, ये भी आज बहुत बड़ी आपदा बन गई है। देखा होगा ना आजकल भाई इतनी गर्मी पड़ती है, अगर आप लोगों ने सुना कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वहां तो इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये भी क्या है आजकल कारण। देखो पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो भाई दिल्ली में ही 50 डिग्री पारा पहुंच रहा है। हरियाणा एनसीआर में अगर आप देखें तो 50-51 डिग्री पारा क्रॉस टच कर दिया इस बार 2024 में, कह सकते 2025, 26, 27, 28 पहुंचते पहुंचते पारा 55 क्रॉस करेगा। अगर 55-56 क्रॉस करे तो लोग ऐसे मर जाएंगे, समझ रहे हो कि टेम्परेचर बहुत क्या है, लगातार हाई जा रहा। तो अत्यधिक तापमान जो है एक प्रकार से ये भी प्राकृतिक आपदा कह सकते हो कि जलवायु वैज्ञानिक आपदाओं में इनका हम लोग क्या है जिक्र कर सकते हैं। अगला है सूखा। सूखा सिंपल सी बात है, लंबे समय तक अगर कहीं पर बारिश नहीं होती है तब हम लोग उसको सूखे के रूप में कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई लंबे समय से पानी नहीं बरसा है, बारिश नहीं हुई है, तब हम लोग उसको किस रूप में परिभाषित करते हैं कि भाई वहां बोला जाता है भाई सूखा पड़ गया। और भयंकर बड़े बड़े सूखे आप सबने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि भाई 12-12 सालों तक सूखा पड़ता था। अब तो सूखा नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूखा आज भी। एक है दानव नल। दावा नल है, दावा नल बोलेंगे, क्या है दावा नल। दावा नल क्या होता है, दावा नल एक प्रकार की तो भैया जंगल की आग। जैसे आप सबने सुना होगा कि अमेजोन के जंगलों में आग लग गया था, तो जंगल में आग लग जाना भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्या है ये भी, तो जंगल में आग लगती है तो जल्दी बुझती नहीं है, कई कई सालों तक वो चलती है।
देखा हो भाई, जब अगर कहीं जंगल में आग लग गई ना, तो समझ लो कि वो जल्दी से बुझ रहे हैं। चक्रवात, चक्रवात भी क्या है, अगर आप चक्रवात यानी जब जो आंधी नहीं चलती, वो आंधियां जब खूब लंबी लंबी चलती हैं, उसी को हम लोग क्या, चक्रवात, जिसको आप तूफान उफान कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, ये भी हुआ। अगला हम बात करें जैविक आपदा। जैविक आपदा जैसे कोई रोग या महामारी फैल जाती है, जैसे कोरोना। कोरोना एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जैविक आपदा है। आपदा तो है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोग महामारी आपदाएं जो आती हैं, वो सारी किसमें इंक्लूड की जाती हैं, वो जैविक हैं। क्या है भाई मेरे, जैविक हैं। रोग महामारी जैसे कोरोना फैला था, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा मैंने आपको। अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ जो मानव निर्मित आपदा हैं। कौन सी आपदा पढ़ेंगे हम लोग, मानव निर्मित, ये ठीक है, जो ह्यूमन यानी मानव के कारण से आ रही है। ठीक है, अब देखो मानव निर्मित में अगर आप देखें कौन कौन से प्रकार की आपदाएं मानव निर्मित, तो जैसे व्यापक हिंसा और जनजीवन की हानि। अगर आप देखेंगे कि मानव निर्मित आपदा से क्या होता है भाई, व्यापक हिंसा, अगर कहीं हिंसा हिंसा फैल जाती है, वो भी क्या है, उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा के रूप में इसको कहा जाता है। आबादी आबादी का विस्थापन, जैसे एक जगह से लोग दूसरी जगह तक चले जाते हैं, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा है। समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक, अगर कहीं नुकसान पहुंचता किसी समाज में, अर्थव्यवस्था में, वो भी प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा है। बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की आवश्यकता जब पड़ती है, तो ये भी इस कारण से ये है। ठीक है, राजनीतिक और सैन्य बाधाओं में मानवीय सहायता की बाधा, कुछ क्षेत्रों में मानवीय सहायता, अगर कहीं पर भी अगर सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या है भाई, एक प्रकार से आप लोग क्या बोलेंगे, ये मानव निर्मित आपदा है। जैसे महामारी, पानी की कमी, कूड़ा करकट, विस्थापन, शरणार्थी, भोजन की कमी, सूखा, ये सब क्या है, ये सब कैसी है, ये सब मानव निर्मित आपदा है, समझ रहे हो। जैसे अकाल, अकाल क्या है, अकाल जब लंबे समय तक जैसे कहीं पर भाई बारिश नहीं हो रही है, खाने पीने की जब चीजें समाप्त हो जाती हैं, तब हम लोग उसे अकाल के रूप में देखते हैं। अकाल में भाई लोगों की मौतें बहुत होती हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने का कुछ बचता नहीं है। तो अकाल भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, मानव निर्मित आपदा है। क्या, मानव निर्मित आपदा, ह्यूमन है। ठीक है, अगला परिवहन और सड़क दुर्घटना। भाई जैसे जैसे रेल दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, वायुयान की दुर्घटना है, ये सब क्या है, सब मानव निर्मित आपदा होंगी। जैसे एक्सीडेंट हो जाता, रोड पर हो जाता है, या रेल व ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, या मोटरसाइकिल आपस में लड़ जा रही है, या दो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो वो आपस में क्रैश कर गया है। ये सब क्या है कि परिवहन और जो ये सारी क्या है, मानव। उसी प्रकार से जो भैया हमारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे में समझते हो, जो हमारी कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज है लगी हुई हमारे देश में, देखोगे ना कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां लगी। उन कंपनियों में भी अगर आप लोग देखेंगे, तो कंपनी में अगर किसी कारण से अगर कोई गैस का रिसाव हो जाता है, या तेल का रिसाव हो जाता है, या किसी कारण से जो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उनको चोट पहुंचती है, कंपनी में जो इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हमारी क्या है, उसको क्या बोला जाता है भाई, वो भी मानव निर्मित आपदा है, समझ रहे हो। और जैसे एसिड रेन को भी हम मानव निर्मित आपदा के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ये समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 3 से जरूर कह सकता हूँ, जो पहले का, वो पहले भी चैप्टर में अगर आप लोग देखें, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा है, ठीक है, वहां से भी पढ़ सकते हो, और तीसरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो। कहीं पर भी अगर आ गया, वही प्राकृतिक आपदाओं का प्रकार बताइए, या मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार बताइए, तो जो जो मैंने आपको बताया, और बाकायदा आपको इसको बढ़िया से बढ़िया अच्छे से हेडिंग वेडिंग बना करके अगर आप लोग लिखेंगे, तो सच में कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये थोड़ा, अगर आप लोग देख रहे हैं, इसको लिखना इजी है, आसान है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप लोगों को एक समझ बनती जा रही होगी कि पेपर वाकई बहुत आसान है। जितना आप लोग समझेंगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम जो लिखना है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसे बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, भारत का आपदा रेखा चित्र। आपदा रेखा चित्र का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई मेरे कौन कौन सी आपदाएं कौन कौन से इलाके में ज्यादातर आती हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे 4.2 में क्या है, भारत की संवेदनशीलता का रेखा चित्र। संवेदनशीलता का मतलब आप लोग समझते थे, यानी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं
जहां पर आपदाएं ज्यादा आती हैं। अगर आप देखेंगे जो हिमालय के क्षेत्र हैं, हिमालय के जो इलाके हैं वहां पर आपदा खूब आती है। दूसरा है गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग का मतलब होता है जो यूपी बिहार यानी जो गंगा नदी बह रही है इसको बोलते हैं। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। दक्कन के पठार, दक्कन यानी दक्षिण, वहां का जो पठारी इलाका है, पूरब पश्चिम पश्चिम या पूर्वी घाट का मतलब होता है ना ये जो हमारे समुद्री इलाके दोनों साइड के, ठीक है। ये है तटीय क्षेत्र। तटीय जो हमारे क्षेत्र है यानी जो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं इसको हम लोग बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आपदाएं हम लोग देखते हैं। दूसरा जैसे आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं का रेखा चित्र। भाई कौन सी प्राकृतिक आपदा किन इलाकों में ज्यादा आती है। जैसे भूकंप का हम लोग जिक्र करेंगे तो जैसे आप लोग देखोगे इंडिया में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे राज्य हैं, कई सारी जगह हैं जहां पर ज्यादा भूकंप आता है। कहीं कहीं पर समुद्र, भाई सुनामी कहां पर है, सुनामी आप लोग कह सकते हैं जो समुद्री इलाके होंगे वहीं पर सुनामी आती, सिंपल सी बात है। भूस्खलन, भूस्खलन कुछ ऐसे इलाके जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखोगे जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भूस्खलन ज्यादा। बाढ़, बाढ़ अगर आप देखें जैसे यूपी बिहार या असम इन इलाकों में ज्यादा बाढ़ आती है। चक्रवात ये भी कुछ इलाकों में। सूखा अगर आप देखेंगे तो कुछ इलाकों में पड़ता है। और जैसे अगर हम लोग बात करेंगे शीतलहर और उष्म लहर यानी ठंडी जो हवाएं चलती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, ये खास तौर से दिल्ली उल्ली और यूपी बिहार इन इलाकों में अगर आप देखेंगे ठंडी और गर्म जो लहरें यहाँ ज्यादा चलती हैं। तो कौन से इलाके में कौन सी आपदाएं जो है ज्यादा आती हैं उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिएगा 4.2 भारत की संवेदनशीलता का रेखा चित्र। तो सबसे पहले देखिएगा हिमालय क्षेत्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय भगवान का घर है और इस प्रकार प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री इस क्षेत्र में पवित्र स्थलों का भ्रमण करते हैं। लेकिन उत्तर की युवा हिमालय पहाड़ परिधि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी वो आता है, क्या आता है भाई, आपदाएं आती है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर उच्च सापेक्ष राहत यानी बहुत अधिक विश्वसनीय, खास तौर से यहाँ पर मुड़े हुए दोष युक्त चीजें हैं। और खास तौर से जो हमारे हिमालय का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ घटनाएं खूब होंगी। जैसे भूस्खलन खूब आता है। भूस्खलन क्षेत्र में आम घटना अगर आप देखेंगे जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर भाई मेरे भूस्खलन खूब होता है। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में बाढ़ या भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो काफी आती, यानी हिमालय क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वहां पर खास तौर से भूस्खलन जो है वो काफी आता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे जो हमारे हिमालय क्षेत्र है वहां पर भूकंप की जो आता, भूकंप भी खूब आता। अगर आप लोग जैसे उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उत्तरकाशी में 1991 में, किलोरी में भूकंप आया था 1993 में, कोयना भूकंप 1997, चंपोली है या भुज है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, ये सारे हमारे ऐसे इलाके जहां पर हिमालय क्षेत्र है। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे भूकंपी क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप जो है वह बड़ी मात्रा में आप देखते हैं। अगला देखेंगे भाई गंगा के जो मैदान, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाढ़ बहुत आती। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें, जो गंगा के मैदान है अगर खास तौर से जैसे अगर असम है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इनमें अगर आप देखें गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ एक बहुत है। और सूखा जो कई बार यहाँ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अगर आप लोग देखेंगे तो सूखा भी खूब पड़ता है। भाई सूखा पड़ेगा, ये लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती ना तो उसे हम लोग सूखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बात करें जो सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र है यहाँ पर क्या आता है, भारत के अंदर जमीन का लगभग 53.4% सूक्ष्म क्षेत्र है और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर फसलों को उगाने में तमाम तरह की जो हानि होती है उसको हम लोग बात करें, कभी यहाँ पर बारिश होगी, कभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। खास तौर से जो रेगिस्तान के इलाके हैं उसके हम सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते आता है। दक्कन के पठार की अगर हम लोग बात करें, दक्कन यानी दक्षिण के जो इलाके वहां पर जैसे अगर आप देखें वहां पर नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है, कृष्णा, गोदावरी है, कावेरी है। इन नदियों के अगर आप देखेंगे तो वहां पर बाढ़ एक समस्या बनी। दक्कन के पठार जो है वहां पर, दक्कन कहाँ है, जैसे आंध्र प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, कर्नाटक का इलाका है, ये सभी इलाके हमारे दक्कन के इलाके हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बाढ़ जो है एक आपदा है। पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी और जो हमारे पूर्वी घाट हैं जैसे गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है,
कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये दक्षिण के जो इलाके हैं, और पश्चिम घाट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर खास तौर से जो वन कटाव है या यहाँ पर सुनामी है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा अगर आप लोग देखें, जो हमारा पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मतलब यानी जैसे अगर आप देखें बंगाल है, उड़ीसा है, इन इलाकों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा काफी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो इन इलाकों में जैसे खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार से सुनामी कह सकते हो या यहाँ पर चक्रवात कह सकते हो। इस प्रकार की जो आपदाएं हैं वो हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाटों में खूब आती हैं। क्या चक्रवात आएगा या सुनामी आएगी, इस प्रकार से। तटीय जो क्षेत्र है यानी जो समुद्र के किनारे के लगे हुए इलाके, वहां पर भी अगर तटीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो चक्रवात यहाँ की एक बहुत बड़ी घटना है, जो बंगाल की खाड़ी में बार बार आता रहता है। चक्रवात जैसी घटनाएं खूब होती रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं का रेखा चित्र, यानी ऐसे कौन कौन से इलाके जहां पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं खूब आती हैं। जैसे भूकंप, अगर मैं बात करूं ना, भूकंप भारत के ऐसे कई इलाके जहां पर भूकंप खूब आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे भैया हिमाचल उत्तर पूर्व में भूकंप खूब आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, कच्छ है, हिमाचल है, यहाँ पर जो भूकंप है काफी आते हैं। अगर आप लोग भूकंप की बात करेंगे, जैसे भूकंप जो हमारे यहाँ पर असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अंडमान निकोबार है, और 6 राज्य में जैसे जम्मू कश्मीर है, बिहार है, गुजरात है, ये सब हमारे क्या है, भूकंपी जेन है। ये यहाँ पर भूकंप तो खूब आता, भयंकर भूकंप आते हैं। नहीं कह सकते, जिन जिन इलाकों का मैं नाम ले रहा हूं ना, यहाँ पर भूकंप भाई बहुत आता है, ठीक है। इसलिए ये भूकंप के इलाके हैं। अगर आप लोग बात करें जैसे गुजरात है, असम है, कश्मीर है, असम है, हिमाचल है, ये अगर आप देखेंगे नेपाल के इलाके, सटे हुए इलाके हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सारे इलाके अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में क्या है, भूकंपी क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ज्यादातर क्या आता है, यहाँ पर भाई मेरे भूकंप खूब आता है, बहुत भूकंपी इलाके हैं खासतौर से जिनका। अगले कुछ इलाके सुनामी, भैया सुनामी कहाँ पर आती है? सुनामी की अगर आप बात करें, जो हमारे देश में तटीय इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, वहां पर सुनामी खूब आती है। जैसे अगर आप देखेंगे, जब अगर मैं नाम लूं, जैसे सुनामी कहाँ पर आएगी, जैसे तमिलनाडु में, केरल में और गोवा में, ठीक है। अगर आप लोग उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर अगर आप देखें, इन राज्यों में सुनामी खूब आती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि ये समुद्री इलाके हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं सुनामी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आप इनको कह सकते हैं, सुनामी खूब आती है, ठीक है, सुनामी भयंकर है। अगला भूस्खलन। भूस्खलन अगर आप देखेंगे खास तौर से जो हमारे देश में खास तौर से हिमस्खलन, भूस्खलन की जो गतिविधियां हैं, वो ज्यादातर अगर आप देखो जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर खूब आती है। जैसे अगर आप देखेंगे उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है, यहाँ पर भूस्खलन जो है वो काफी आता है। भूस्खलन यानी मिट्टी का धंस जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया भूस्खलन, यानी जहां पर मिट्टी जो है धंस जाती है। देखा होगा ना कि भाई यार जो मिट्टी है वो धंसती चली जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करें हैं, भूस्खलन के रूप में कहते हैं। तो भूस्खलन जो मैंने इलाकों के नाम लिए, वहां पर भूस्खलन खूब आता है। भूस्खलन खास तौर से अगर आप देखें, भूस्खलन समस्या से बुरी तरह से प्रभावित है। खास तौर से पश्चिम बंगाल जो है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भूस्खलन खूब आता है। अगर आप देखेंगे कोंकण का इलाका है, पश्चिमी तट है, यहाँ भूस्खलन, भूकंप नहीं भाई, भूस्खलन जो है वो इलाके खूब आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपसे से पूछे जा सकते हैं। और जैसे अगर हम लोग बाढ़ की बात करें, तो बाढ़ भाई कहां पर सबसे ज्यादा थे? अगर आप बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जो बाढ़ है ना, वो बंगाल है, बिहार, असम, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भैया बाढ़ खूब आती है। यानी गंगा के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर आप गंगा के जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ तो भाई कह सकते हो बहुत ही ज्यादा आती है। वहां पर खासतौर से जैसे मैंने बोला ना, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बाढ़ खूब आती है, बाढ़ वाले इलाके हैं। बाकी इलाकों में आती है, उतनी नहीं आती, लेकिन इन इलाकों में खासतौर जैसे कर्नाटक है, उड़ीसा है, गुजरात है, असम है, बिहार है, तमिलनाडु है, बंगाल है, इनमें कह सकते बाढ़ ज्यादातर आती है, आपको दिखाई देती है बाढ़ की। अब बात करें चक्रवात कहां पर आता है भाई, चक्रवात की अगर आप लोग बात करेंगे, चक्रवात ज्यादातर जिन इलाकों की हम लोग अगर बात करेंगे, वो इलाके हमारे खास तौर से हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, यानी जो समुद्री इलाके वहीं पर चक्रवात आता है। खास तौर से जो चक्रवात कहां पर आएगा, हमारे देश में जो समुद्री इलाके हैं, कौन से इलाके हैं जी, समुद्री इलाके, ठीक है। समुद्री इलाके में अगर आप लोग देखेंगे तो चक्रवात वहां पर
ज्यादातर आता हुआ आपको दिखाई देगा। वो चक्रवात के कह सकते हो कि मेन सेंटर है। क्या है? मेन सेंटर है, वहां पर भाई चक्रवात खूब आता है। सिंपल सी बात है भाई कि चक्रवात वहां पर आता है जो समुद्री इलाके हैं खासतौर से। अब बात करें सूखा, सूखा कहां पर पड़ता है? गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है यही पर सूखे का क्षेत्र है। जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये यहाँ पर सूखा खूब पड़ता है। अगर आप लोग बात, ये इलाकों में सूखा खूब पड़ता था एक समय, अब तो उतना नहीं पड़ता, लेकिन कह सकते हैं एक समय हमारे देश में जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सूखा एक सामान्य घटना है। यहाँ के इन इलाकों में सूखा आता रहता है। अगर हम बात करेंगे भैया उष्म लहरें और शीत लहरें कहां पर पड़ती हैं, तो ये दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, जो यूपी है, बिहार है, इन इलाकों में अगर आप देखेंगे तो जो शीत लहर है, जिसको हम शीत लहर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती है, ठंडियों में शीत लहर होती है। और उसमें लहरें यानी जिसको हम लू बोलते हैं, भाई ये बोलते होगा गर्मी के मौसम में सुना होगा ना, भाई घर से बाहर मत जाओ, लू चल रहा, लू चल रहा। लोग मम्मी पापा आपके मना करते होंगे मत जाओ, तो लू कहां पर चलता है? लू खास तौर से अगर आप बात करेंगे, जो लू है भैया वो जून के महीने से लेकर के चलता है और लग जुलाई तक चलता है। और जो शीत लहर है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये शीत लहर चलती है। और ये किन किन इलाकों में चलती है? खास तौर से जैसे मैंने आपको एक बताया, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, इन इलाकों में अगर आप देखेंगे शीत लहर और जो उष्मीय लहरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो मानचित्र का मतलब समझते हो कि ऐसे कौन कौन से इलाके जहां पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं या आपदाएं जो हैं वो ज्यादातर आती रहती हैं। ये जैसे पूछ ले भाई, आपको पता होना चाहिए, जैसे लिखो बाढ़, तो बाढ़ 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 कहाँ कहाँ आती है, लिखो भूकंप कहाँ कहाँ ज्यादातर आता है। तो इसी प्रकार से पूरा मैप बन जाता है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको मानचित्र। जैसे मान लीजिए इस चैप्टर को अगर आप आसानी समझ, इंडिया का मानचित्र बन गया है, समझ, मेरे को बनाना आता नहीं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे मैंने मैप, इंडिया का मैप बना लिया, मानचित्र बना लिया, तो मैं दिखा दूं भैया ये इलाके, ये क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप ज्यादा आता है, यहाँ पर सुनामी ज्यादा आती है, यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है, यहाँ पर चक्रवात ज्यादा आता है, तो वही होता है मानचित्र। तो यहाँ पर हम लोगों ने किताब में ऐसे पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से जो चीजें हो ज्यादा, बाढ़ कहाँ पर आती है, चक्रवात कहाँ पर ज्यादा आता है, सुनामी कहाँ पर ज्यादा आती है, इसी को बोलते हैं रेखा चित्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हो कि आपके पेपर में आएगा जरूर। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको पेपर में अच्छा न मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, कि आप लोग जितना समझने की कोशिश करेंगे, जितना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो बेहतरीन ही एग्जाम जाएगा, अच्छा पेपर जाएगा। समझ रहे हो कि आप लोग जितना समझने की कोशिश करोगे पेपर हुई उतना अच्छा। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट होगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति और संस्थागत व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। दूसरा अगर हम लोग जो देखें, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति 2009 और आपदा प्रबंधन योजना 2016। ये तीन हम लोग इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके पेपर में। तो देखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, देखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 23 सितंबर 2005 को 9 जनवरी 1906 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। यानी भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वह कह सकते भाई 2005 में बनाया गया, और इसको 2006 में इस पर राष्ट्रपति ने साइन किया था। ठीक है, और अधिनियम संपूर्ण भारत वर्ष में लागू। अगर आप देखेंगे तो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005, ये पूरे इंडिया में लागू है, पूरे भारत में। ठीक है, अधिनियम में आपदाओं तथा उससे जुड़े प्रासंगिक सभी मामलों का प्रभावी प्रबंधन का, नहीं कह सकते कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसमें कह सकते आपदा से रिलेटेड जितने भी सारे नियम कानून है उसको इसमें रखा गया है। 2005 में निर्मित आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा रोकथाम और जोखिम में कमी पर बहुविषयक मुद्दा, केंद्रीय बिंदु तथा राहत केंद्रित शासन को अलग करता है। यानी आप देखेंगे जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, ये आपदा में जो भी रोकथाम होती, भाई आपदा को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, आपदा के जोखिम को कैसे कर सकते हैं, इन सारे विषयों को कह सकते हैं शामिल करता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो बनाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, ये अगर आप बात करेंगे एनडीएमए एक संस्था है, उसके तहत आपदा की तैयारी करता है। जैसे मान लो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 हो, जैसे भाई कहीं पर कोई आपदा आने वाली है, तो आपदा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसकी तैयारी करता है। दूसरा क्या करता है,
जोखिम में कमी लाने के लिए उत्तरदायी है। यानी आपदा, कहीं पर भी अगर कोई डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी आपदा है, तो उससे जोखिम नुकसान कैसे कैसे कम कर सकते हैं, काम करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है एक गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रखंड के पास राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के समान परिचालित की जिम्मेदारी है। यह संबंधित मंत्रालय और तथा सभी विभागों को राष्ट्रीय योजना के अनुरूप यानी स्वयं की योजनाएं बनाने को अनिवार्य बनाता है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, मंत्रालय जो विभाग हैं वो अपनी एक क्या बना सकते हैं, सभी मंत्रालय सभी विभाग अपनी एक आपदा की अलग से क्या रूपरेखा बना सकते हैं। भाई हर मंत्रालय जो है वो आपदा को कैसे रोके। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, खास तौर से वित्त हो, राष्ट्रीय हो या आपदा अल्पीकरण हो, राहत कोष हो, राज्य स्तर पर जिला स्तर पर इस प्रकार के कोष के बारे में प्रबंधन। आपदा आने पर भाई जो हम लोग पैसे वैसे इकट्ठा नहीं करते, कहीं पर अगर बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ भी हो गया है तो हम लोग पैसे इकट्ठा करते, भाई वहां पर जो रिलीफ फंड होता है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां के लोगों की मदद की जाती है, जो हेल्प की जाती है, इसके बारे में भी ये क्या करता है, नियम और कानूनों को बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे पूछा जा सकता है, खासतौर से 10 नंबर में इसके आने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है। ठीक है, अगला हम लोग इसी में एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला रहेगा, जिसको हम कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन नीति कौन कौन सी है, देखिएगा। आपदा प्रबंधन नीति 2009 क्या है। आपदा प्रबंधन की समग्रवादी, ठीक है, सक्रिय बहु आपदा तथा तकनीकी चालित रणनीति तैयार करके एक सुरक्षित और आपदा लचीला भारत में बनाना व राष्ट्रीय दृष्टि में ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय नीति ढांचा तैयार किया। अगर आप देखेंगे भाई आपदा के बारे में डिस्कस करके अगर आप देखेंगे तो भारत में 2009 में क्या है, भारत में 2009 में आपदा को लेकर के क्या, आपदा को लेकर के अगर आप लोग बात करेंगे तो बाकायदा ये क्या बनाया गया है, कानून बनाया गया, आपदा प्रबंधन 2009 को बनाया गया। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, अगर आप देखेंगे जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 बना, इसका उद्देश्य क्यों था, इसका उद्देश्य था ज्ञान नवीनमूलन तथा शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो बना है भाई ये शिक्षा के जरिए क्या करता है, आपदाओं की रोकथाम करता, भाई कोई भी आपदा उसको रोकने का काम करता है, तैयारी या पलटाव की संस्कृति को बढ़ावा देता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो है तकनीक हो, पारंपरिक ज्ञान हो, पर्यावरणीय दीर्घकालिक स्थिरता हो, इन चीजों का कार्य काम करता है। आपदा प्रबंधन के विकासात्मक परियोजना को प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना इसका काम है। भाई आपदा प्रबंधन जो है वो भाई आपदा के बाद जैसे कहीं पर कोई आपदा आ गई है, भाई आपदा आने से बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, तो नुकसान जो पहुंचा है या जो नुकसान हुआ है वो नुकसान को हम लोग क्या यहाँ पर कह सकते हो कि कम से कम उस नुकसान को करने का हम लोग क्या करते हैं जी, प्रयास करते हैं, ताकि वो जो डिजास्टर आया है उस डिजास्टर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसके नुकसान के बाद वहां पर विकास के कार्य कैसे कर सकते हैं। एक सामर्थ्य करने वाली निर्णायक पर्यावरण और अनुपालन व्यवस्था को स्थापित करता है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो है ये भाई पर्यावरण और अनुपालन की व्यवस्था करता है। आपदा जोखिम की पहचान करता है, आपदा से भैया कितना नुकसान हुआ है इसकी पहचान करता है, इसका मूल्यांकन करता है, निगरानी करता है। देखो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो है बताता है भाई किसी भी आपदा की पहचान कैसे करो, उस आपदा से कितना जोखिम पहुंचा, कितना क्या पहुंचा, इन सब चीजों की ये क्या करता है, बात करता है। ठीक है, इसका मूल्यांकन करता है, यानी ये करता है भाई कितना नुकसान हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं निगरानी, इसका करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 जो है ये तकनीकी सूचना सहायता से संवेदनशीलता, असफलता के विरुद्ध सुरक्षित संचार से समर्थित काम करता है। यह एक प्रकार से भाई सूचना सहायता भी प्रदान कराता है। अगर आप देखें इसमें भी होते हैं कहीं पर कोई आपदा आ गई है तो भाई लोगों को वहां पर मदद कैसे मिले, लोगों को हेल्प कैसे मिले, इस प्रकार की भी चीजें क्या करता है। अगर आप देखेंगे समाज के संवेदनशील वर्ग की आवश्यकताओं की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए दृष्टि के साथ कुशल अनुक्रिया और राहत करता है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 9 है क्या करता है, इसमें क्या बनाया गया है कि भाई राहत एवं बचाव कार्य का भी ये काम करेगा। कहीं पर भी अगर भाई मेरे कोई भी आपदा आती है तो वहां पर राहत एवं बचाव कार्य किया जाता ना, कि ताकि लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, कम से कम
उसे भी नुकसान उनका हो। ठीक है, ये आपदा पुनः अधिनियम 2009 है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो बनाएगी 2016 में। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में बनाई है और देश की सबसे पहली राष्ट्रीय योजना के रूप में इसका विमोचन किया गया है, शुरू स्टार्ट की गई है। इसकी विशेषता क्या है? जो 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनी है, एक खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे तो योजना में आपदा के सभी चरणों को शामिल किया गया है। जैसे आपदा की हम रोकथाम कैसे करें, आपदा को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, आपदा के बाद भाई पुनरुत्थान कैसे हो सकता है। जैसे कहीं पर कोई आपदा आ गई है, भाई आपदा के बाद वहां की जो स्थिति खराब हुई या जो स्थिति बिगड़ी है, उस स्थिति को हम लोग दोबारा उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का यह सरकार के सभी अभिकरणों और विभागों के बीच समांतर तथा लंबवत समकालीन व्यवस्था करती है। यानी सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो भी आपदा को रोकने में क्या करते हैं भाई, काम करते हैं ना। तमाम तरह के जो विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हैं, इस प्रकार की योजनाओं को क्या करते हैं, रोकने का क्या भाई काम करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे इसकी संरचना सभी प्रकार की आपदाओं के प्रत्युत्तर की तैयारी में वृद्धि करके आपदा जोखिम में कमी को विकास के लिए एकीकृत करते हैं। भाई जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2016 क्या करता है, आपदा की तैयारी करता है और आपदा की जोखिम को कम करने के लिए काम करता है। आप लोग समझ रहे हैं। योजना में आपदा प्रबंधन की वैश्विक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है। यहाँ स्टैंडाइज रूपरेखा के फ्रेमवर्क 2015 से लेकर के 2030 का उल्लेखीय आपदा जोखिम में कमी के प्रति दृष्टिकोण को शामिल करता है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2016 जो है, इसका काम क्या भैया, आपदा की जोखिम को हम कम कैसे कर सकते हैं। मुख्य एजेंडा इसका यही है। क्या काम है कि कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ रही है तो आपदा के जोखिम को यानी आपदा के खतरे को हम लोग किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से न्यून कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं भैया, कम कर सकते हैं, एक सारा काम करता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो है 2016 क्या करता है जी, योजना में पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सरकार के सभी स्तरों को भूमिका और उत्तरदायित्व आवंटित किए। भाई अगर आप देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2016 इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे गांव में जो पंचायत हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, सरकार के सभी स्तरों पर भाई सबकी जवाबदेही फिक्स कर दी गई है कि आपदा अगर कोई आती है तो सबकी जिम्मेदारियां बिल्कुल बांट दी गई हैं, क्योंकि योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसरण करती है। इसलिए यह न केवल आपदा प्रबंधन अपितु विकासात्मक योजना के भी लाभदायक है। यानी कैसे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 की हम जो 16 हम लोग 16 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, क्योंकि भाई हर जगह कोई भी जो आपदा थी ना, वहां का जो लोकल चीजें हैं उसके अनुरूप होती है। तो वहां की जो लोकल सरकारी जो यूनिट है वो आपदा को रोकने में बेहतर काम कर सकती है। ठीक है, इसमें एक प्रकार की जांच सूची भी की गई है कि आपदा को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। इसकी हम लोग भैया क्या कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं। योजना आपदाओं का सामना करने के लिए समुदाय की तैयारी करने पर बल देती है कि भाई कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है तो जो समुदाय है, जो कम्युनिटी, जो आसपास के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, वो आपदा को कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भाई उनको शिक्षा करती है, उनको शिक्षित करती है, उनमें जागरूकता फैलाती है। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है तो जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद लेकर के आपदा को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कम कर सकते हैं। देखो आपदा प्रबंधन योजना में जो चीजें मैं आपको 2009 बताया, 2016 में बता रहा हूं। अगर मान लीजिए पेपर में आपसे 2016 पूछ ले, 2009 वाला भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, यही यही चीजें आपको क्या उसमें लिख देना भाई मेरे, समझ रहे हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना आपदा के सभी चरणों को शामिल करती है। यानी राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन योजना भाई सबको शामिल करती है। उसमें रोकथाम भी है, न्यूनीकरण भी है, अनुक्रिया भी है और पुनरुत्थान को भी शामिल करती है। यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भैया आपदा को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं। कोई भी आपदा आई है तो उस आपदा को हम लोग उससे नुकसान को भरपाई और बाद में आपदा अगर कहीं पर कोई आ गई उसके बाद विकास के कार्यों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों को क्या करता है, शामिल करता है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 हो या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम
जो है 2016 हो, लगभग दोनों में सेम ही बातें की गई कि आपदा को आप कैसे कम करेंगे, कैसे रोकेंगे, उसको न्यून कैसे कर सकते हैं, उसका पुनरुत्थान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं पर कोई आपदा आती तो भाई वहां के लोगों को पहले से आप चेतावनी दे दीजिए, या वहां के लोगों को शिक्षित कर दीजिए, वहां के लोगों को पढ़ा लिखा दीजिए। इससे क्या होगा भाई, कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है तो उस आपदा का जो खतरा है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज किया जा सकता है। भाई मेरे समझ रहे हो, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, तैयारी, रोकथाम व न्यूनीकरण के केंद्र बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन की रोकथाम, आपदा प्रबंधन की तैयारी और आपदा प्रबंधन का न्यूनीकरण। ये 3 पॉइंट जो रहेंगे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो आपका रहेगा, देखिएगा जो हम लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, जो आ सकता है, देखिएगा सबसे पहले आपदा की रोकथाम, ठीक है। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि आपदा अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य, भाई आपदा हम जानते हैं कि आपदा तो आएगी ही आएगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपदा आ सकती है, ठीक है। आपदा की रोकथाम का मतलब होता है कि अगर कोई आपदा आ रही है तो उसको हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। यानी आपदा को रोकने के कई सारे तरीके हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं हम लोग उसकी बात करें। आपदा रोकथाम की दिशा में कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा समुच्चय और सफल आपदा न्यूनीकरण की नीति को अपनाने के लिए जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर आप लोग आपदा को कम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कहीं पर भाई कोई आपदा आने वाली है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपदा को कम किया जाए तो उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी और जोखिम का मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपदा से कितना नुकसान होता है, तभी तो आप भाई आपदा को कम कर सकते हैं। आपदा रोकथाम को आपदा राहत के लिए आवश्यकताओं को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित, भाई आपदा रोकथाम करने के लिए जो जो जरूरतें हैं उनको आपको उन पर ध्यान केंद्रित करने की आपको जरूरत पड़ेगी। भाई आपदा रोकथाम अगर आपको करनी है तो आपदा राहत के लिए जो आवश्यकता है उसको कम करने पर ध्यान केंद्रित। आपदा रोकथाम को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एक पक्षीय, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास नीति और योजना बनाने की प्रक्रिया में अटूट और एकीकृत हिस्सा में भाग लेना चाहिए। करें आपदा रोकथाम जो होगी भाई वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी, एक पक्षीय एक साइड से होगी, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा रोकथाम की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर कोई आपदा आती है तो भाई वहां का जो शहर है वो भी आपदा रोकथाम का काम करेगा, राज्य सरकार भी काम करेगी और जो हमारी केंद्र सरकार होती है वह भी क्या करती है, आपदा रोकथाम के लिए क्या करती है, काम करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। आपदा के सन्निकट होने की स्थिति की तुरंत चेतावनी और उसके प्रभाव को संचार के माध्यम का प्रयोग करते हुए इसकी सूचना को प्रसारित किया और उसे फैलाया जाएगा कि यह रोकथाम का सफलतापूर्वक कारक है। यानी आपदा को रोकने के लिए खास तौर से हम लोग क्या करेंगे, संचार माध्यमों का प्रयोग करते होता नहीं, जैसे जितने भी कम्युनिकेशन के जो साधन जैसे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, अखबार है, आपदा रोकथाम में सारी चीजें क्या आ सकती हैं, काम आ सकती है। भाई जैसे इंफॉर्मेशन दे दी कि आपदा आने वाली है तो भाई लोग पहले से तैयारी कर लेंगे, आपदा की रोकथाम हो सकती है। रोकथाम के उपाय में स्थानीय समुदाय से राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी सम्मिलित होनी चाहिए। करें कि भाई मेरे आपदा रोकथाम के लिए जो स्थानीय समुदाय जो लोकल लोग हैं, जहां पर आपदा रही वहां के जो निवासी हैं या वहां जो लोग रहते हैं उनकी क्या है, एक बड़ी भूमिका कह सकते हैं कि आपदा को रोकने में हो सकती है। कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ रही है तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी मदद लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, आपदा को रोक सकते हैं ना। समुचित अभिकल्प और विकास के ढांचों को लागू करने के लिए उपयुक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण संवेदनशीलता को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से लक्ष्य समूह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपदा को रोकने के लिए हमें कुछ टारगेट बनाना चाहिए, कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर देखो आपदा को रोकने के लिए अगर हम लोग कोई लक्ष्य बनाएंगे, कोई टारगेट बनाएंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपदा को रोक सकते हैं और आपदा को रोकने में
काफी आसानी होगी। आप लोग समझ रहे हैं, आपदा रोकथाम की आवश्यकता प्रौद्योगिकी के साझीकरण की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर स्वीकृत करें। भाई आपदा को रोकने में जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृत होनी चाहिए, जिसमें तकनीक सहयोग एक अभिन्न अंग के रूप में ठीक समय पर मुक्त रूप से उपलब्ध हो। करें भाई आपदा को रोकने के लिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय, इंटरनेशनल जो मंच हैं उनकी मदद ले सकते हैं और इसका मुक्त रूप से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं फ्री में। जैसे मान लो आपदा को रोकने में एक देश किसी दूसरे देश की क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपदा में जब एक देश दूसरे देश की मदद करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपदा रोकथाम में काफी हेल्प हो सकती है और काफी मदद हो सकती है ना। आप लोग समझ रहे हो भाई मेरे, कि आपदा को रोकने में हम कई सारे देशों की, कई सारी जो कंट्रियां हैं उनकी मदद के जरिए आपदा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और आपदा रोकथाम इसे किया जा सकता है। अगला हम बात करें आपदा की तैयारी। जैसे मान लो कि कहीं कोई आपदा आने वाली है, उससे पहले बहुत सारी हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जैसे जैसे भाई कहीं पर अगर कोई आपदा आती तो सबसे पहले रेडियो, टीवी, इन चीजों पर आने लग जाता है ना कि भाई इस जगह पर फलानी आपदा आने वाली है या सारी आपदाएं आ सकती हैं। तो उन आपदाओं को रोकने की हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनकी एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए भाई कहीं पर भूकंप आनी है, भूकंप की तो जानकारी नहीं मिलती, जैसे मान लो पता चल गया कि बाढ़ आ सकती है या कोई चक्रवात आ सकता है, इन सुनामी आ सकती है, तो इनकी जब जानकारियां मिलती हैं तो उनको रोकने में हम लोग कई सारी तैयारी करते हैं। और आपदा रोकथाम की जो आपदा की जो तैयारी होती है ये क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर की जाती है। किस पर की जाती है, जैसे क्षेत्रीय यानी जिस एरिया में आपदा आने वाली है उस क्षेत्र की जो राज्य सरकार होगी या उस क्षेत्र की जो स्थानीय सरकार होगी वो काम करेंगी, योजनाएं बनाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग क्या करते हैं, आपदा को रोकने का काम करते हैं, ठीक है भाई। नेशनल लेवल पर जैसे मान लो केरल में कोई आपदा आने वाली है तो हमारी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, उस आपदा को रोकने का क्या करेगी, कार्य करेगी, या उस आपदा को रोकने का क्या करती है, वो काम करती है। स्थानीय स्तर पर भी हम लोग क्या करते हैं, आपदाओं को रोकने का कार्य करते हैं। जो हमारा स्थानीय स्तर है उस स्थानीय स्तर पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग आपदाओं को रोकने का क्या करते हैं, इसके लिए हम नीतियां बनाते हैं भाई। अगर आप आपदा की तैयारी में क्या करेंगे भाई, नीति बनाएंगे, ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपदा से पहले हम तैयारी, नीतियां बनाए, टेक्नोलॉजी इन और जो संस्थाएं होती है आपदा को रोकने में उनको मजबूत करते हैं। और आपदा की तैयारी हम लोग कुछ प्रशिक्षण देते, ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को ना, कि भाई आपदा के समय वह राहत एवं बचाव कार्य को कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के समय लोगों को कैसे बचाना है, बाढ़ से कैसे लोगों को निकालना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या इसके लिए हम लोगों को क्या करते हैं भाई मेरे, ट्रेंड भी करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं ना, कि आपदा के समय या आपदा जब आए तब उस आपदा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी चीजें क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपदा जोखिम को न्यूनीकरण की दिशा में तथ्यगत दृष्टिकोण को उन्नत करने के उद्देश्य से वार्तालाप, संवाद, सूचना, परस्पर आदान प्रदान व सहयोग करना है। कि भाई आपदा जोखिम को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो आपदा तैयारी करने में हम लोग सूचना है, संचार है, आदान प्रदान है, इनका भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ना। जैसे भाई कहीं पर कोई आपदा आने वाली है तो लोगों को जानकारी दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो, लोग तैयारी कर लें, या हम लोग जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके जरिए आपदा की तैयारी की जाती है। आपदा के पुनर्निरीक्षण के लिए संयोजन, क्षेत्रीय दृष्टिकोण को मजबूत और विकसित करना तथा सभी स्तरों पर आपदा तैयारी की योजनाओं तथा नीतियों का समय समय पर से पूरा करना, और इसके साथ ही सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के समूहों की पहचान करते हुए उन पर विशेष ध्यान देना। यानी आपदा के समय हम जो नीतियां बना रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, समय समय पर उनकी जांच भी करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शब्द आता है ड्रिलिंग करना। ड्रिलिंग का मतलब होता है भैया अभ्यास, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर अगर कोई आपदा आने वाली है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं ना। तुम लोग अगर देखा जो कंपनी होती है, जो हमारी जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां पर भी ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग मतलब आप लोग समझते हो कि हम लोग की अगर कोई आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोगों का काम होता है कि हम लोग उसको कैसे रोकें,
उसका पूर्वाभ्यास भी करते हैं ना। जैसे देखो अगर कि कहीं कहीं पर ड्रिलिंग होती है, जैसे भाई भूकंप आ गया तो लोगों को कैसे निकाला जाएगा, कैसे राहत एवं बचाव कार्य किया जाएगा। अगर कहीं पर आग लग गई है तो उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग मतलब पूर्वाभ्यास, ठीक है, कि भाई अगर रियल में अगर आपदा आ गई, असली में आपदा आ गई है, तो हम लोग उस आपदा को कैसे रोकेंगे, उस आपदा पर हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, हम लोग कैसे काबू पाएंगे। ठीक है, आपदा की तैयारी हम लोग कैसे करें, लक्ष्य मूलक तैयारी, हम लोग कुछ लक्ष्य बना करके। जैसे भाई आपदा की तैयारी में बूढ़े जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको हम लोग कैसे बचाएंगे, जो विकलांग लोग हैं उन पर विशेष ध्यान करके हम लोग आपदा की तैयारी करते हैं। जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, इन लोगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी कोई आपदा आती ना तो सबसे ज्यादा महिलाएं, जो बच्चे हैं, जो विकलांग लोग हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता। दूसरा क्या है, पशुधन की योजना बनाते हैं। भाई जो हमारे पशु हैं, जानवर हैं, एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, इन चीजों की भी इनमें इनका भी कह सकते हैं कि आपदा के समय इनकी हम लोग योजना बनाते हैं कि जो पशु हैं, भाई पशुओं में कई सारा बीमारी भी फैल जाती है अगर कोई आपदा आती है। पशु जो होते हैं उस पशु आपदा के समय पशुओं को कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए, इसकी भी तैयारी करना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको पता ना कि कहीं पर भी भाई मेरे अगर कोई आपदा आती है तो जो एनिमल्स है, जो पशु हैं, उनका भी उनके लिए भी तैयारी हम लोग बनाते हैं, नियम कानून। अगला संयुक्त एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य तैयारी। वहीं पर भी कोई अगर आपदा आती, सबसे पहले भाई हम जो तैयारी करते हैं स्वास्थ्य तैयारी करते हैं। कि देखो आपदा आने के बाद ना कई सारी बीमारियां फैल जाती, कई सारे रोग फैल जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य जो तैयारी है वो करना आपदा के समय क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आपदा की योजना की तैयारी में स्वास्थ्य तैयारियों भी दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोग ठीक करते हैं। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन। भाई कहीं पर अगर कोई आपदा आती है तो वहां के जो समुदाय, जो आसपास के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, खास तौर से मॉक ड्रिल करते हैं, जिसको बनावटी अभ्यास बोला जाता है। इसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से आपदा रोकथाम की हम तैयारी करते हैं। मॉक ड्रिलिंग यानी बनावटी अभ्यास। मॉक ड्रिलिंग खूब सुना होगा ना, मॉक ड्रिलिंग लिख के आना बाकायदा है अच्छे से, जिसमें हम अभ्यास करते हैं कि अगर कोई आपदा आती है उसकी हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे। ठीक है, कार्य मूलक तैयारी क्या है, भाई अगर कोई आपदा आती तो उसके हम कार्य मूलक तैयारी, जैसे हम मैप बना लेंगे, मैपिंग के जरिए तैयारी करते हैं, योजना प्लानिंग करते हैं, आपदा कार्य बल निर्माण करते हैं। भाई आपदा के समय जो एक प्रकार से टास्क फोर्स बना लेते हैं, एक टास्क फोर्स बन जाएगी कि जो आपदा में बचाव एवं राहत कार्य करेगी। कार्य बल का प्रशिक्षण करते हैं, समन्वय करते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है आपदा के समय कि भाई आपदा के समय कैसे उसको राहत एवं बचाव कार्य के लिए भी हम लोगों को, जैसे कहीं पर अगर कोई आपदा आने वाली है ना, तो जो राहत एवं बचाव कार्य करेगा आपदा के समय, उसमें लोगों की हम लोग क्या करते हैं, भर्ती भी करते हैं ना। देखा होगा ना कि भाई मेरे अगर कहीं पर भी कोई आपदा आने वाली तो लोगों को आपदा मूलक तैयारी उतने नहीं है। आपदा न्यूनीकरण क्या है, आपदा न्यूनीकरण का सिंपल सा मतलब होता है भाई मेरे कि कहीं पर अगर कोई आपदा आती है तो उससे जो होने वाला नुकसान है, क्या बोला मैंने, उससे जो होने वाला नुकसान है, उस नुकसान को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है आपदा न्यूनीकरण। क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण का मतलब होता मीन्स होता है कि हम लोग आपदा जो आने वाली है उस आपदा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उससे जो होने वाला नुकसान है उन नुकसानों को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपदा न्यूनीकरण दृष्टिकोण। आपदा न्यूनीकरण दृष्टिकोण क्या है कि कहीं पर भी अगर कोई आपदा, उससे जितना भी अगर भाई जैसे घरों को नुकसान पहुंच रहा है, जान को नुकसान पहुंच रहा है, संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या कुछ ऐसे तरीके जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। खास तौर से इंजीनियरिंग और जैसे पुल है, बांध है, भवन है, सड़क मार्ग है, ये जो बनाए जा रहे हैं भैया इनको मजबूत बनाओ। तो क्या है, कोई भी अगर आपदा आएगी तो भैया पुल, रेल मार्ग, ये सारी चीजें टूटेंगे नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि आपदा को हम लोग न्यून कैसे करें। भाई कहीं पर भी कोई अगर आपदा आई तो एक प्रकार से आप लोग आपदा को कम कैसे कर सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग बन रही है, जो भी चीजें बन रही हैं, उनको एक प्रकार से आपदा से लड़ने योग्य सारी चीजें बने, बढ़िया बनाना हो। भाई अगर आप लोग जैसे पुल बना रहे हो, बांध बना रहे हो, कोई घर बना रहे हो, भवन बना रहे हो, सरकारी बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इसमें जो इंजीनियर है, इंजीनियर लोगों की मदद लेकर के आप बनाइए, ताकि आपदा अगर कोई आए तो भाई वो ढह ना जाए, गिर ना जाए। इससे क्या होगा कि बच जाएगा
तो आपदा के समय जो हमें क्षति होने वाली है वो रह जाएगी। इसलिए हम लोगों को खास तौर से आपदा में अगर आप देखेंगे जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जैसे घर बना है, सड़क बना है, भवन बना है, इनको मजबूत बनाओ ताकि हम आपदा जोखिम को हम लोग क्या कर सके हैं, कम कर सकें। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसलिए आपदा की जोखिम को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, जैसे भाई आप जैसे हम लोग बीमा करवा लेते हैं ना बहुत सारी चीजों का, तो अगर आप लोग बीमा करवा लेंगे किसी भी चीज का, भाई आपदा के जोखिम को आप लोग कम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका घर है, घर का बीमा है, आपदा आई, घर आपका गिर गया, भाई आपको कुछ पैसे मिल जाएगा, इससे क्या है कि आपका जो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। इसी इसी चीज को हम लोग, दूसरा आप लोग कह सकते हैं प्रशिक्षण। आपदा के समय अगर आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि लोग आपदा से कैसे बच सकते हैं या दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपदा के जो खतरे हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं शिक्षा के जरिए और सूचना के जरिए। भाई लोगों को ट्रेनिंग दे करके, लोगों को पढ़ा लिखा करके, लोगों में जागरूकता फैला करके, इन चीजों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपदा न्यूनीकरण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी भाई कोई आपदा आ गई, ठीक है, तो अगर लोगों में शिक्षित हैं, अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो आपदा को लोग क्या कर पाएंगे, कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। और प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग व्रेनिंग दो भाई आपदा से वो लोग कैसे लड़ सकते हैं। इन सारी चीजों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपदा न्यूनीकरण करने की लिए हम कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि अगला भी चैप्टर जो है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा, आपदा राहत एवं अनुक्रिया। इसमें हमें एक क्वेश्चन पढ़ना जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपदा राहत के उपाय, कार्य एवं पद्धतियां। यानी आपदा राहत में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि भाई मेरे कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर चक्रवात आ गया है, कहीं पर जमीन धस गई जिसको हम लोग बोलते हैं कि भूस्खलन हो गया है, इस प्रकार की अगर कोई आपदा कहीं पर आ गई है तो वहां राहत के लिए यानी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं और कौन कौन से काम किए जाते हैं, इन्हीं चीजों का हम लोगों को यहाँ क्या है भाई पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, देखिएगा आपदा राहत के उपाय, कार्य पद्धतियां। आपदा राहत एक व्यवस्थित प्रयास है जो अनेक प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा किया जाता है। यानी आपदा राहत जो है क्या है, एक प्रकार की व्यवस्था है, व्यवस्थित काम होता है ना। यानी आपदा राहत कई प्रकार का। सबसे पहले तो भाई निकासन। अगर हम लोग बात करें, कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ गई है, ठीक है, जैसे मान लो कि भाई मेरे कहीं पर बाढ़ आ गई है, ठीक है, या कहीं पर भूकंप आ गया, कुछ कोई भी आपदा आ गई है, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनशन आपदा की स्थिति में प्रदान की जाने वाली सहायता का पहला कदम है, जहां संबंधित क्षेत्र से निकासी की जाती है। यहाँ लोगों को सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। अनेक प्रकार से संबंधित आपदाओं में जोखिम वाले क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित, भाई सबसे पहले निकासन होता आपदा में। जैसे मान लो भाई मेरे कि कहीं पर पता चला कि बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ जहां पर आई है वहां से, जहां बाढ़ आई ना वहां से लोगों को निकाल करके ना किसी हम दूसरे स्थान पर हम लोग लेकर के जाते हैं। यानी आपदा में पहला काम होता यही होता है। जैसे भाई पता चला कि समुद्री तूफान आएगा, क्या चलता चला भाई समुद्री तूफान आने वाला है, ठीक है, केरल में, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है, तो केरल के जो लोग हैं उनको निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा, जैसे मैं और कहीं पर उनको बसाया जाता है। यही कह रहे हैं ना कि इस प्रकार से संबंधित आपदा के जोखिम वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जैसे मान लो भाई पता चला कि कहीं पर आपदा आने वाली है, तो लोगों को वहां से निकाल करके हम लोग उनको दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जहां पर सुरक्षित भवन होते हैं या पक्के घर होते हैं, वहां ले जाते हैं। निकासी के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। अगर देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कि कहीं पर कोई आपदा आने, आपदा से पहले भी हम लोगों को कई बार निकाल लेते हैं ना। जैसे अगर आप कोई आपदा देखोगे, जैसे खास तौर से चक्रवात है या कोई तूफान उफान आने वाला है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल करके सुरक्षा कार्य, महामारी फैलने से पहले भी हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा उपयोग करते हैं। जैसे मान लो भाई मेरे कि कहीं पर कोई महामारी फैलने वाली है, ठीक है, तो वहां पर महामारी फैले
लोग भाई उस बीमारी की चपेट में आए, इससे पहले भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वहां के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। क्या करते हैं ना, हम उनको बाहर निकालने का काम करते हैं ना, बाहर निकाल लेते हैं। अगला बचावानुकूलन, आपदा के बाद बचावकारी अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। अब ये अगला तरीका, जैसे मान लो भाई कहीं पर कोई आपदा आ गई, जैसे मान लो कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आपदा आ चुकी है, ठीक है, पहले की बात नहीं करें, आ चुकी है, बाढ़ आ गई, तो अब भाई बाढ़ तो आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लोग बाढ़ में फंसे हैं, जैसे भाई बाढ़ आ गई, कुल हर जगह पानी पानी भर जाता, तुम सबको पता है, तो हम लोग वहां क्या करते हैं कि लोगों को सुरक्षित, यानी वहां से लोगों को भाई निकाल करके हम किसी और जगह पर ले जाते जहां पर बाढ़ नहीं है। इसको बोला जाता भाई बचावा अनुकूलन, यानी लोगों को बचाते हैं इसमें, आप लोग समझ रहे हो भाई, क्योंकि बाढ़ तो आ गई है, ठीक है जी, अब बाढ़ आ गई तो भाई उसमें बहुत सारे आदमी के लोगों की जान चली जाएगी, या लोग बाढ़ में फंसे रहेंगे, तो उनको निकाल करके दूसरी जगह पर लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा काम किया जाता है, अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, तो आपदा भूकंप आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, इस प्रकार की जब कई बार जो निकासी करते हैं हम लोग, यानी लोगों को निकाल करके कहीं और ले जाते हैं, एक सही समय पर चेतावनी की इसमें बड़ी जरूरत होती है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो भाई कि कहीं पर सुनामी आने वाली है, ठीक है, तो भाई सुनामी आने वाला है, कोई तूफान आने वाला, चक्रवात आने वाला है, उससे पहले अगर सही समय पर होता नहीं भाई, बता देते हैं कि इतने दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पहले बता देते हैं कि तूफान वाले चक्रवात आने वाला है, ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को पहले ही निकाल लेते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहता, आप समझ रहे हैं भाई, आदमी की डेथ नहीं होती, मौतें बहुत कम होती हैं, और लोग सुरक्षित निकाल करके हम उनको कहूं और ले जा करके रख देते हैं, तो ये काम होता। अगला खोज एवं बचाव कार्य, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो भाई कहीं पर कोई आपदा आ गई है, ठीक है, जैसे एक आपदा है, जैसे भूकंप है, भूकंप में अगर आप देखोगे भूकंप आता है तो भाई घर गिर जाता है, मकान गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, सब गिर जाता है, तो ऐसे में लोगों को खोजने और बचाने का काम किया जाता है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई तो वहां पर भी लोगों को खोजा जाता है, क्योंकि भाई आदमी खो जाते हैं, बचाव, लोगों को सुरक्षा निश्चित कराने के लिए खोज करना और बचाना, हम इसको जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को आपदा के पश्चात संबंधित क्षेत्र में अपनाया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर कोई आपदा आ गई है, जैसे मान लो भाई भूकंप आ गया है, ठीक है, और जिस इलाके में भूकंप आया है वहां पर हम लोगों को ढूंढेंगे कि भाई कहीं पर कोई पेड़ के तो नीचे नहीं दबा है, कोई दीवार के नीचे तो नहीं दबा है, जहां पर लोग दबे हैं उनको हम लोग खोज खोज करके निकालते हैं, चाहे वो जीवित हैं, चाहे भैया मृत हैं, चाहे वो मर चुके हैं, उनको हम लोग निकालते हैं। अगर वह जीवित हैं तो भाई उनको एक प्रकार से हम लोग अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। बचाव कार्य, एक शब्द और आता है बचाव कार्य, बचाव क्या है, जैसे हम लोग खोज की बात की, जैसे भाई मान लो कि कहीं पर कोई आपदा आ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ गया है, तो हम लोग उसमें लोगों को खोजते हैं, क्योंकि लोग उसमें खो जाते हैं, भाई कहीं कोई फंस गया, कहीं पर कोई फंस गया, उनको खोज, जैसे मान लो कि तुम राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है, एक आदमी को पकड़ा, उसने बोला कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहीं खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उस प्रकार से खोज। बचाव क्या, बचाव का मतलब ये होता है जी कि जैसे मान लो कि कहीं पर कोई आपदा आ गई है, तो लोगों को हम लोग बचाने का कार्य करते हैं ना। जैसे मान लो भाई भूकंप आया है, तो भूकंप के नीचे जो लोग दब गए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, इसी को बोला जाता है बचाव, बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं ना, होता नहीं है भाई, जैसे इमारत के नीचे कोई दब गया है, या वहां पर हम कुल्हाड़ी से काट करके पेड़ों को हटाते हैं, इस प्रकार से हम लोग टॉर्च के जरिए हम लोग, अगर आप देखोगे लोगों को देखते हैं कहां पर है कहां पर नहीं, ये सारा काम होता है। अगला राहत एवं बचाव कार्य में आश्रय, जैसे भाई भूकंप आ गया है, भूस्खलन हो गया है, चक्रवात आ गया है, बाढ़ जैसी आपदाएं भवनों और आधारभूत ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाती है। आप सबको पता कि भाई भूकंप आ जाता है, या चक्रवात आ जाता है, या बाढ़ आ जाती है, इससे लोगों के जो घर होते हैं, ठीक है भाई, जो हम लोगों के जो घर होते हैं वो सारा घर गिर जाता है। कहीं पर भी अगर मान लो भूकंप आ गया है, तो भाई चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसे स्थिति में क्या होते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं। आश्रय भी अनुक्रिया, यानी कह सकते हैं राहत एवं बचाव कार्य में आश्रय भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें संभावित आपदा या आपदा की बाद स्थिति में लोगों को रहने के लिए स्थान दिया जाता है। जैसे मान लो भाई कहीं पर कोई आपदा आ गई है, ठीक है, तो आपने लोगों को तो वहां से निकाल लिया है, ठीक है, अब उनको हम लोग क्या है, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के उनको हम वहां पर रखते हैं,
इसी को बोला जाता है भैया आश्रय देना। आश्रय मतलब घर देना। जैसे मान लो भूकंप आ गया किसी इलाके में और भूकंप ने भाई सारा बिल्डिंग गिरा दिया है, सारा मकान गिर गया है, तो भाई जब सबका घर गिर गया तो लोग रहेगा कहाँ? उनके लिए कोई ना कोई आश्रय स्थल बनाया जाता है कि जहां पर लोग जाकर के अपना थोड़े दिन के लिए रहते हैं, ताकि जब तक स्थिति सामान्य हो या बढ़िया हो तब तक वो उसी किसी टेंट वेंट, सरकार ज्यादातर इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवाती है कि भाई कहीं पर भी अगर कोई आपदा जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया है, भूस्खलन हो गया है, तो वहां पर लोगों को जो निकाला गया, क्योंकि भाई उनके तो भाई घर वर सब गिर गया है ना, होता नहीं भाई, उनका तो घर ना रहा ना तो उनका मकान रहा, कुछ तो बचता तो है नहीं, सब तो गिर गया है, तो है कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको हम सरकार या कोई संस्था हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो उनको आश्रय दिलवाता है, जहां पर वह लोग जाकर के क्या है रहते हैं, समझ रहे हो, वही रहेगा, अपना जीवन यापन करेगा, आश्रय उनको दिया जाता है। ठीक है। आश्रय में अगर आप देखोगे क्या हो रही निगरानी करे, इस जैसे तंबू लगाया जाता है, कई बार टेंट बहुत लगाया जाता है, आप सबने देखा टेंट लगाते हैं, हम तंबू करते हैं, कई बार इसके लिए हम मानक भी तय करते हैं, उनके लिए जो टेंट बनता है किस कैसा होगा कैसा नहीं रहेगा, तंबुओं का हम लोग देखो होता है ना, जैसे टेंट लगा करके या कोई हम उनके लिए ऐसा अस्थाई घर बनता, अगर आप देखेंगे जैसे मान लो कि भाई कहीं पर कोई बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो बाढ़ से लोगों को तो निकाला गया है, ठीक है, अब लोगों के पास घर तो नहीं, तो हम उनके लिए कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसा टेम्पोररी घर बना देते हैं, यानी अस्थाई मकान होता घर होता है जहां पर लोग रहते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे आसरा। आसरा भी राहत एवं बचाव कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आश्रय में सामग्री देना। देखो भाई जहां पर आपने लोगों को आश्रय दिया, जैसे टेंट वेंट में अगर आपने लोगों ने रखा है या स्थायी घर बना करके जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं या कहीं पर भूकंप आ गया उनको रखे हो, तो भाई उनको सामग्री यानी उनके लिए खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे कंबल है, छप्पर है, प्लास्टिक की सीटें हैं, समतल लकड़ी है, इस प्रकार के चीजें हम उनको क्या आश्रय की सामग्री दिलवाते हैं ना भाई। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर बाढ़ आई है, ठीक है जी, और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया है, ठीक है, तो भाई बाढ़ में जो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया आपने, उनको आश्रय भी दे दिया, कहीं ले जाकर के आपने उनको रखा भी है, तो आपने जहां पर उनको रखा है वहां पर खाने पीने की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती है उनको हम लोग क्या करते हैं भाई मुहैया कराते हैं, आश्रय की चीजें ना। अरे एक बात बताओ, कहीं पर आप लोगों ने रखा उनको देखो नहीं तो लोग कैसे रहेंगे बताइए, इसलिए भी क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है। क्षति क्षतिग्रस्त घरों के परिवार के लिए आश्रय, भाई जैसे मान लो कहीं पर कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, तो जो घर गिर गए हैं, तो जो घर गिर गए हैं, जो मकान गिर गए हैं, भाई जिसका घर नहीं बचा, जिसका मकान नहीं बचा है, उसके लिए उन लोगों के लिए भी हम आश्रय देते हैं, उनको लोगों को भी ले जाकर के हम लोग कहीं पर रखते हैं ताकि वो लोग भी रहे ना। अरे भाई उनको रखना तो क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कहीं ना कहीं तो आपको उनको रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा, आप लोग समझ रहे हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं उनको भी क्या करते हैं आश्रय देते हैं, कहीं पर ले जाकर के उनको हम लोग रखते हैं ताकि उनको एक स्थान मिल सके। ठीक है। इस प्रकार की चीजें अगर आप लोग देखेंगे तो आवास में खूब होता है। और जैसे मलबा, कहीं पर अगर कोई राहत बचाव कार्य में मलबा, मलबा मतलब समझते हो जैसे घर गिर गया है या पेड़ गिर गया है या जो चीजें गिरी हुई हैं, जो टूटी फूटी चीजें हैं, उनको हम लोग भाई बोलते हैं मलबा, उसको भी निकालने का काम किया जाता है राहत एवं बचाव कार्य में। जैसे मान लो कि भूकंप आ गया है और भाई बहुत सारे लोगों के घर गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, तो जो वहां पर मलबा है, ठीक है, उसको निकाला जाता है, और मलबे में अगर कोई आदमी फंसा उसको भी निकालते हैं हम लोग, या मलबा हटाया जाता है। ठीक है, मलबा हटाया जाएगा या जो चीजें गिर गए टूट फूट गए तभी तो भाई स्थिति सामान्य होंगी ना। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे। अगला होता भाई राहत एवं बचाव कार्य में अगर आप देखो कहीं पर अगर कोई आपदा आती है तो हम लोग क्या करते हैं भोजन पानी और चारे का वितरण करते हैं। अगर आप लोग देखा होगा कि कहीं पर भाई अगर बाढ़ आ गई है तो आप लोग ने देखा कि हेलीकॉप्टर से जाकर के हम लोग खाने पीने की चीजें गिराते हैं, उनको देते हैं, हेलीकॉप्टर से जाता है, जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको ये देता खाने पीने की, खाने पीने में जैसे पैकेट्स होते हैं ज्यादातर मोस्टली खाने के, उसमें जैसे मान लो कि खाना होगा, रोटी होगी, सब्जी होगी, चावल होगा, इस प्रकार से उनको पैकेट दिए जाते हैं। आप देखेंगे तो राहत एवं बचाव कार्य में ये काम काफी चलता है जिसमें सरकार की एक बड़ी भूमिका। तो अगर सिर्फ यही नहीं, आपदा जब कहीं पर आ जाती है हम लोग दवाइयां भी देते हैं पीड़ितों को, पानी भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं, चारा किस लिए देते हैं, चारा जैसे मान लो उनके पास कोई पशु वसु है, जानवर हैं, तो उनके लिए भी हम लोग खाना देते हैं, यानी खाने फिर भी खाने का और वितरण हम लोग करते हैं। इसको काफी अच्छा माना जाता है, पुण्य कार्य माना जाता है। पुण्य कार्य फिर भी ना हो भाई, जो लोग बाढ़ में फंसे हैं, जो लोगों का सब कुछ छिन गया है,
ठीक है। तो उनके लिए भाई भोजन पानी और चारे का वितरण करते हैं, यानी बांटा जाता है। अगर आप देखोगे कहीं पर बाढ़ बाढ़ आ जाती है ना, तो हेलीकॉप्टर से नेता लोग जो होते हैं ना, ये पूरा सर्वे करते हैं, देखते हैं बाढ़ पीड़ितों से, ठीक है। तो उनको खाना भी देते हैं और डेली ये रूटीन रहता है। अगर आप लोग देखोगे ना, उनका पूरा रिटून है, शेड्यूल है उनका। अगर आप देखोगे तो इनको खाने वाने देने का बाकायदा करके उनको खाना वाना दिया जाता है, टाइमिंग रहती है। हेलीकॉप्टर आएगा, उससे खाना गिराएगा, पैकेट वो लोग उठा लेंगे, खाएंगे पिएंगे, जब तक बाढ़ पीड़ित इलाकों में इस प्रकार से भोजन का, पानी का और चारे का वितरण किया जाता है। ये सब अगर आप देखेंगे राहत एवं बचाव कार्य में होता है। आपदा अगर कहीं पर आ जाती है, सब पॉइंट। मलबे की सफाई, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, मलबा जो होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई भवन है, कोई पुल है, ये जब कोई पेड़ है, विज्ञापन के बोर्ड हैं, लोगों की लाशें हैं, इस प्रकार से अगर आप देखिए कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो मलबे की हम लोग क्या करते हैं भाई, सफाई भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ना सफाई, ठीक है। तो मलबे की क्या की जाती है, हम लोग सफाई भी करते हैं, ठीक है। ताकि क्यों करते हैं मलबे की सफाई, ताकि वहां की चीजों को निकाल करके हम जो आने जाने की जो चीज है, रास्ता भी साफ कर सके ना। जैसे भाई मान लो कहीं पर कोई आपदा आ गई, तो रास्ते में अगर आप देखोगे ना, तो घर गिर गया है, किसी का मकान गिर गया, किसी का कुछ पेड़ ओड़ गिर गया है, भाई उनको हटाया जाएगा ना, तभी तो आने जाने के लिए रास्ता साफ साफ होगा। तो मलबे की सफाई का काम भी अगर आप लोग देखेंगे, तो आपदाएं जहां पर आ रही, इस प्रकार के कार्य को हम लोग वहां पर करते हैं ना। अरे भाई करेंगे नहीं तो रास्ता कैसे साफ होगा, लोग कैसे आएंगे जाएंगे, खाने पीने की चीजें कैसे आएंगी, और जनजीवन जो वहां पर सामान्य कैसे होगा ना। घायलों को चिकित्सालय पहुंचा। देखो भाई सिंपल सी बात है, सबको पता है कि राहत एवं बचाव कार्य में बहुत बेसिक काम है कि जैसे कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, तो भाई मेरे जो घायल हुए हैं, ठीक है, जिनको चोट लगी है, जिनको कुछ भी लगा है, उनको हम आस पास के जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उनको एडमिट करवाते हैं, ठीक है। यानी इंजेक्ट, यानी उनको चिकित्सालय भी हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पर भी राहत एवं बचाव कार्य जो चलता है, ठीक है, उस राहत एवं बचाव कार्य में अगर आप लोग देखेंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है, इन चीजों को करने के लिए, ठीक है। अगले दिन मृतकों का निपटान करना, ठीक है। देखो अगर आप देखें कहीं पर भी राहत एवं बचाव कार्य चलता है, तो भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपदा है, जिन लोगों की डेथ हो गई है, जो लोग मर गए हैं, उनके शरीर को उठा करके उनका भाई अंतिम संस्कार करना है, या उनकी बॉडी को जलाना या दफनाना है, इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। क्योंकि अगर ये काम नहीं किया जाएगा ना, तो उनकी शरीर सड़ने लगेगा, उससे बीमारी उमारियां जो चीजें हैं वो फैल सकती हैं। यानी मृतकों का निपटान या मृतकों का अंतिम संस्कार, या उनको डेड बॉडी जो है उनको ठिकाने लगाते हैं, उनको हटाते हैं, ये काम भी किया जाता है, राहत एवं बचाव कार्य में होता है। भाई अगर उनको हटाएंगे नहीं, तो वहां पर बीमारी फैल सकती है, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। जो मृत पशु हैं, जैसे मान लो कहीं पर भी कोई आपदा आती ना, तो वहां पर जानवर भी बहुत मरते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो इन जो लावारिस पशु हैं, इनकी मौतें बहुत होती हैं, उन लावारिस पशुओं को भी वहां से हटा करके साफ किया जाता है। और ये भी काफी कुछ होता है। अगर आप देखें भाई कहीं पर भी कोई आपदा आ रही है, तो राहत एवं बचाव कार्य में ये भी शामिल है कि वहां पर जो पशु हैं, पक्षी हैं जो मरे हैं, उनको भी हटाने की, साफ करने की, जो मृत मर गए हैं उनको बेचता। अगर मान लो कोई पशु है, भाई अगर कोई पशु बीमार हो गया, ये बीमार नहीं, एक प्रकार से अगर वो चोट लग गई है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या क्या करते हैं, अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाता है, ठीक है। उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं ना, ताकि उसका भी क्या हो सके, इलाज हो सके, या उसका भी इलाज करवाया जा सके। इस प्रकार के भी अगर आप लोग देखेंगे काम जो हैं बहुत होते हैं, इस प्रकार के काम काफी किए जाते हैं, ताकि उसको इलाज पहुंच सके, समझ रहे हो। इस प्रकार के मृत पशुओं की भी हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। बचाव दल की सहायता करना, देखो जो भाई कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, तो राहत एवं बचाव जो दल है, जो लोगों को बचाने गया है, कई बार वो भी कई संकट में आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई तो राहत एवं बचाव कार्य लगा, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप कुछ भी आ गया है, तो आप बचाने गए हैं, तो क्या होता है कि आप भी कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं, तो उनकी भी हम लोग सहायता करते हैं। संपत्ति की सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्य में अगर आप देखेंगे, भाई लोगों की जो संपत्ति, जो घर है, जो भवन है, जो उनके मकान है, प्रॉपर्टी है, उनको भी राहत एवं बचाव कार्य में उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनको भी सुरक्षित
रखा जाता है ताकि भाई नुकसान ना हो, ठीक है, ये भी काम किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी अगर जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वहां पर कोई भी अफवाह न फैले या कोई गलत बात न फैले, और सूचना संचार पर भी पूरी तरीके से अगर आप लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, कंट्रोल करते हैं। सूचना संचार को क्या करते हैं, पूरी तरीके से इसको कंट्रोलाइज किया जाता है। कंट्रोल क्यों करते हैं, कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि क्या हो सके, सूचना संप्रेषण और अफवाहों की क्या हो सके, रोकथाम हो सके, ठीक है, ये काम किया जाता है, ठीक है। सूचना जैसे मान लो कि भाई कहीं पर बाढ़ आ गई है या कहीं पर तूफान आ गया है, राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है, तो वहां पर कोई नकारात्मक बात ना फैले या नेगेटिव ना बात ना फैले, कोई अफवाह न फैले, राहत एवं बचाव कार्य में इसको भी शामिल किया जाता है। अब ये न फैल जाए कि भाई ये हो रहा फलाना हो रहा, क्योंकि भूकंप कहीं पर अगर आ गया है फिर भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा, बाढ़ में हो रहा कि इतने लोग मर गए हैं, इस प्रकार की अगर खबरें ज्यादा फैलाई जाएंगी तो लोगों में डर का माहौल बनेगा। आप समझ रहे हो, आदमी तो भाई डर के मारे मर जाएगा, ठीक है। तो सूचना और संप्रेषण में जो सूचनाओं जानकारी न्यूजों में अगर कोई भी अफवाह फैले, इसका भी कंट्रोल किया जाता है। त्वरित एवं तत्काल क्षति आकलन, देखो कहीं पर भी अगर राहत एवं बचाव कार्य चलता है तो वहां पर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की मौतें हुई हैं और कितनी जाने गई हैं, ठीक है, इस प्रकार की सारी चीजें वहां पर की जाती हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, कहीं पर भी अगर कोई, समझ रहे हो, कहीं पर भी अगर कोई क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए हम छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे भाई मान लो कि कहीं पर बाढ़ आई है, ठीक है, तो बाढ़ से कितने लोगों की मौतें हुई, कितने घायल हुए, ठीक है, या कितने लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, ये भी आप लोग कह सकते हैं, और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, कितना खाना बटा है, इस सब का आकलन तुरंत किया जाता है। दावे प्रस्तुत करना, भाई दावे भी बहुत ज्यादा, राहत एवं बचाव कार्य दावा भी करता है, इतने लोगों को हमने निकाला है, यहाँ से हमने मदद की है। सरकारों की भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग उसमें भूमिका देखते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन इसमें है, राहत एवं बचाव कार्य को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या पद्धतियां हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसको आप बाकायदा पॉइंट बना बना के लिखना, इसमें कम से कम अगर मैं बात करूं ना, बहुत पॉइंट बनेगा, 10-12 पॉइंट बनेगा, और इस क्वेश्चन को ना आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ रहे हो। और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ना आराम से कर सकते हो, इसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हो देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा, क्षति का आकलन, ठीक है। क्षति का मतलब होता है भाई मेरे कि अगर कहीं पर कोई आपदा आ गई है, ठीक है, तो उससे जो नुकसान हुआ है हम लोग उसका आकलन कैसे करें, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ भी आ गया, मान लो आपदाओं में हम लोग ले रहे हैं, बाढ़ आ गया है, चक्रवात आ गया है, भूकंप आ गया है, ठीक है, या भूस्खलन हो गया है, जमीन धंस गई है, कुछ भी हो गया है, ठीक है। तो उस आपदा के आने के बाद कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी चीजों का नुकसान हुआ है, इसी का हम लोग चीज क्या करते हैं, आकलन करते हैं। आकलन मतलब अनुमान लगाना, कितना नुकसान हुआ है और किस किस क्षेत्रों में हम लोग नुकसान हुआ है। तो इसी में हम लोग देखेंगे ढांचा और पद्धतियों में, कह सकते हो कि क्षति का आकलन कैसे किया जाता है, और क्षति आकलन में हम लोग किस किस चीजों का आकलन करते हैं, ठीक है, क्षति आकलन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए भाई मेरे कहीं पर भूकंप आया हो, या बाढ़ आई हो, या चक्रवात आया हो, तूफान आया हो, सुनामी आई हो, कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित जो भी आपदा है, ठीक है, तो उस आपदा का हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं उस आपदा से कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र में नुकसान हुआ, समझ रहे हैं। नुकसान तो बहुत चीजों का होता है ना, तो हम लोग इसका क्या करते हैं जी, एक प्रकार से आकलन, आकलन को मतलब आप समझते हैं अनुमान लगाना। तो सबसे पहले हम लोग जो आकलन करते किस, भाई मानव जीवन की हानि का क्षति आकलन सबसे पहले किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लो भाई कहीं पर बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया है, तो मानव जीवन का मतलब समझते कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों का पैर टूटा है,
इस प्रकार से हम लोग क्षति आकलन करते हैं। यानी क्षति आकलन में सबसे पहले हम लोग किसकी करते हैं, मानव जीवन की हानि का, यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग घायल हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की हानि जीवित लोगों के जीवन के कई तरीकों को प्रभावित करती है, जो सही जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस हानि की पहली सूचना इस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की संख्या के आधारभूत आंकड़ों को ज्ञात करना है, जिसकी क्षति का आकलन किया जाना है। देखो भाई, कहीं पर भी अगर आप लोग क्षति आकलन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या, मानव जीवन, तो सबसे पहले काउंट कर लो कि वहां पर परिवार कितने थे। ठीक है, जैसे मान लो भाई कहीं पर भूकंप आ गया है, ठीक है, और पता चला यहाँ पर 100 परिवार थे, तो 100 परिवार में कितने लोग थे। ठीक है, यानी वहां पर कितने लोग थे पहले वो कुछ पता करो, हर परिवार में कितना आदमी था और कितने लोगों की वहां पर भाई मान लीजिए डेथ हुई है, और कितने लोग वहां पर या कितने लोगों को वहां पर चोटें आई हैं, इसका हम लोग आकलन करते हैं। दूसरा, ये एक आकलन और भी होता है, जैसे कहीं पर भी कितने लोगों की कितने लोग मृत हो गए हैं, भाई कितने लोग विकलांग हो गए हैं, कितना आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस प्रकार से हम लोग खास तौर से मानव जीवन की हानि का हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, क्षति आकलन करते हैं। जेंडर के आधार भी करते हैं, महिलाएं कितनी मृत्यु हुई है, पुरुषों की कितनी मृत्यु हुई है, महिलाओं में कितना विकलांग हुई है, कितना हड्डी पसली टूटी है, और कितने लोग घायल हुए हैं, घायलों की संख्या करते हैं। आयु के अनुसार भी हम लोग करते हैं, उसमें कितने ऐसे लोगों की मृत्यु है जो बच्चे थे, उसमें कुछ कुछ किशोर थे या कुछ बड़े थे। इस प्रकार से हम लोग करते हैं ना, यानी या इस प्रकार से हम इसका आकलन किया जाता है, यानी मानव जीवन की स्थिति क्या है, या कितने लोगों की भाई नौकरी चली गई, कितने लोगों का व्यापार ठप हो गया, इसका भी क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। खास तौर से कहीं पर भी अगर कोई बाढ़ आती है, सुनामी आती है, चक्रवात आता है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को करते हैं। दूसरा, आवासीय क्षति का आकलन किया जाता है। आवासीय क्षति आप लोग समझते हैं कि भाई मेरे कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदाई है, तो भवन जो गिरते हैं, भवनों को कौन कौन से भवन गिर गए हैं, कौन से भवन टूट गए हैं, मकान जो है उनको कितना नुकसान पहुंचा है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। खास तौर से मकान कितना था, मकान कितने का बना था, इस आधार पे करोगे ना भाई क्षति का आकलन। जैसे मान लो 1 करोड़ का घर था, टूट गया, तो बताएंगे 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। आप समझ रहे हैं, ये क्षति आकलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्षति आकलन, दूसरा जो क्षति आकलन है वो आवासीय क्षति का करते हैं, यानी जो घर है, जो मकान है, या कह सकते हैं किसी का घर है, किसी का मकान है, किसी की दुकान है, या कई बार सरकारी जो भाई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोर्ट है, हर जगह कहीं पर भी जो अगर कोई भी आपदा आती तो भाई सब कुछ टूटता फूटता है, तो सबका हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। और क्षति आकलन में जैसे आवासीय क्षति आकलन रहा, तो भाई मेरे हम लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, पूरा घूमेंगे, और सभी घरों के हम फोटो वोटो लेंगे, और फोटो वोटो लेकर के हम लोग उसमें क्या करेंगे, क्षति आकलन करेंगे, भाई किस घर को ज्यादा नुकसान पहुंचा और इसका खर्चा कितना होगा, या इससे नुकसान होने से कितने पैसे का लॉस हुआ है। इस प्रकार से हम लोग क्षति। दूसरा, समुदाय आधारित संरचनाओं का। समुदाय आधारित मतलब समझते हो कि जैसे मान लो भाई कोई सरकारी बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई गैर सरकारी बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई जैसे समुदाय, जैसे भाई पेयजल, पानी की कहीं लाइन तो टूट नहीं गई है, कहीं तो बिजली का खंभा तो नहीं टूट गया है, कहीं पर सड़क तो उखड़ नहीं गई है, कहीं पर शिक्षण संस्थान तो खत्म नहीं हुए, इनका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। जैसे कहीं पर भी अगर कोई आपदा आ गई है तो समुदाय आधारित भी क्षति आकलन किया जाता है। समुदाय मतलब समझते हो भाई, जैसे पेयजल है, पानी की पाइपलाइन तो नहीं टूट गई, क्षति आकलन इसको भी जोड़ेंगे। या सड़क तो नहीं टूट गई है, या सड़कों में दरार तो नहीं आ गई है, बिजली के खंभे तो नहीं टूट गए हैं, यहाँ का जो शिक्षण संस्थान है, ये जो स्वास्थ्य देखभाल है, इन सारी चीजों का भी हम लोग भाई क्षति आकलन करते हैं ना। ये समुदाय आधारित क्षति आकलन है भाई। जैसे मान लो कहीं पर भी अगर जैसे भूकंप आ गया हो, तो भाई पेयजल की समस्या गई, सड़क टूट जाती हैं, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इनका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। आप समझ रहे हो कि इनका भी क्षति आकलन करना क्या है, बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हो। और इसका करना भी चाहिए समुदाय आधारित। जैसे ढांचे का मानकीकरण करेंगे, भाई क्या टूटा है, उस क्षेत्र का सर्वे करेंगे। सबसे खास तौर से सर्वे मतलब पूरा घूमो इलाके में जहां पर आपदा आई है, और इलाके को घूम घूम करके हम लोग सर्वे करते हैं कितना क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है। फोटो बहुत ज्यादा खींची जाती है क्षति आकलन में, अगर आप, क्योंकि फोटो देखने से हम लोग ना आकलन अनुमान लगाते कितना खर्चा हुआ होगा। जैसे मान लो कि भाई किसी का घर गिर गया, किसी का
जैसे स्कूल टूट गया है, पुल टूट गया है। पुल भी होता है एक प्रकार से सामुदायिक आधारित ही होता है कि उसका भाई सब आदमी यूज करता, किसी के पर्सनल आदमी के लिए तो पुल तो बनता नहीं है भाई, किसी के लिए खुद को उसने अपना पुल बनवा रखा, उसका पर्सनल पुल है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो पुल उल होते हैं इनका भी हम लोग क्या करते हैं, बाकायदा क्षति आकलन करते हैं और बाकायदा फोटो लेकर के। अगला है पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर भी कोई आपदा आई है, ठीक है, कहीं पर भी कोई आपदा आई है, तो आपदा आने के बाद हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण मतलब भाई पेड़ों को कितनी क्षति हुई है, जमीन को कितनी क्षति हुई है, कहीं प्रदूषण तो ज्यादा नहीं बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्यावरण के क्षति आकलन। कहीं पर भी कोई आपदा आ रही है, जैसे कहीं पर भूकंप आ गया है, या कहीं पर बाढ़ आ गई है, या कहीं पर जंगल की आग भी एक प्रकार से आप सबको पता है कि भाई प्राकृतिक आपदा है, पता है। जंगल में जिसको हम लोग यहाँ पर चैप्टर भी मैंने आपको दावा नल बोला था ना, तो भाई वहां से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा ना, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है, ठीक है, तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण कहीं बढ़ तो नहीं गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी तो नहीं आ गई है, ठीक है, या वहां के पेड़ पौधे जीव जंतु को कितना नुकसान पहुंचा है, वहां पर पेड़ तो टूट तो नहीं गए, पेड़ों को नुकसान, ये क्या है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं पर्यावरण की भी हम लोग क्षति का आकलन करते हैं, यानी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने पेड़ टूटे हैं, कितने पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं भूमि तो कट नहीं गई है, भूमि तो कहीं धस नहीं गई है ना। यानी पर्यावरणीय क्षति का आकलन भी क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कहें भाई करते हैं। आजीविका संबंधी क्षति आकलन, भाई कहीं पर भी अगर कोई आती है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो इससे आजीविका मतलब रोजी रोटी, कितने लोगों को भाई खाने की समस्या आ रही है, कितने लोग गरीब हो गए हैं, ठीक है, या कितने लोगों के रोजगार चला गया है, नौकरी चली गई है, संपत्ति खत्म हो गई है, इसको बोलते हैं आजीविका संबंधी क्षति आकलन। आप लोग समझ रहे हो, आजीविका मतलब होता है नौकरी, यानी लोगों की रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है। आप लोग समझ भाई, कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा आ गई है तो वहां से खेतों को कितना नुकसान हुआ है, पानी की समस्या कितनी होगी भाई, क्योंकि खेतों से हम सिंचाई करते हैं, लोगों की जो नौकरियां चली गई हैं, जो व्यापार ठप हो गया है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, क्षति आकलन करते हैं ना। जैसे कहीं पर सुनामी आ गई, तो सुनामी आने से क्या होता है भाई, मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाते हैं ना। अब सबको पता होगा कि जो समुद्र में ही सुनामी आती है, और जो समुद्र में मछुआरा है जो मछली पकड़ने जाता है, और भाई समुद्र में जब सुनामी आएगी तो मछुआरा तो जाएगा नहीं यानी क्या, उसकी जो रोजी रोटी थी, जो मछली पकड़ता था और मछली बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा था, भाई उसके लिए तो समस्या खड़ी हो गई ना। इसको बोलते हैं आजीविका संबंधी क्षति आकलन, यानी लोगों को कितनी जॉब्स गई हैं, कितनी नौकरियां गई हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, रोजगार आ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक प्रकार से क्षति आकलन। ये कौन सा क्षति आकलन है, आजीविका संबंधी क्षति आकलन, यानी लोगों की आर्थिक स्थिति को कितना नुकसान पहुंचा है। समझ सकते हो, आर्थिक नुकसान का आकलन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आर्थिक नुकसान जैसे भाई मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, ठीक है, या खेती करने वाले किसान हैं, या व्यापारी हैं, या वस्तु कोई आदमी सामान बेचता है, तो इन प्रकार की चीजें इनकी आमदनी पर जो प्रभाव पड़ता है, इनकी आर्थिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई आजीविका संबंधी क्षति आकलन। अगला हमारा पड़ेगा भाई है स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। देखो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे वहां के आसपास के लोगों का स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव। कुछ लोग भैया एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ लोग वहां पर कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, उन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के बाद बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भाई स्वास्थ्य पर भी क्या लोगों का असर पड़ा है, लोगों की हेल्थ अच्छी हुई खराब हुई है, लोग कितने बीमार हो रहे हैं, लोगों में कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, इसका भी क्षति आकलन किया जाता है। यानी इस कहीं पर भी अगर अगर आप लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा आती है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग देखेंगे, सब पता होगा सबको ना भाई, कहीं पर अभी अगर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर सुनामी आ गई, तो वहां पर स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों का, ठीक है। और जब लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, भाई कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं तो लोगों का बुखार तो खांसी जुकाम,
इस प्रकार से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, या लोगों में कई बार संक्रामक बीमारियां फैल जाती हैं, या विषाणु जीवाणु फैल जाते हैं ना, भाई कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो कीटाणु जीवाणु विषाणु, इस कारण से भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफी लोगों के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है कि भाई वो बीमार हो जाते हैं, और इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन, देखो भाई कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो लोगों की मनोस्थिति पर, ठीक है, यानी लोगों की मानसिक रूप से जो क्षति आकलन होता है, बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोगों को चिंता होने लगती है, कुछ लोग क्रोध भय, इस प्रकार से इसका भी हम लोग आकलन करते हैं ना। जैसे अगर आप देखेंगे कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है तो लोगों में अगर आप देखेंगे तो बच्चों को बुरे सपने आना, या क्रोध आना, चिंता करना, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक, अगर देखेंगे बीमारियां भी फैलती हैं, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसका भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, क्षति आकलन करते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से कितना लोगों को नुकसान पहुंचा है, इसका भी क्षति आकलन किया जाता है ना। बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई कहीं पर भी अगर कोई भूकंप आ गया या कोई आपदा आ गई तो लोग इतना डर जाते, इतना सहम जाते हैं कि इसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है। ठीक है, इतना डर गए, इतना सहम गए, उसका असर क्या है, दिमाग पर पड़ रहा है, यानी उनके माइंड पर पड़ रहा है इसका असर। और भाई मेरे जब किसी चीज का असर उनके माइंड पर पड़ रहा है, इससे इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षति आकलन करते हैं। यानी इससे उनको जो नुकसान पहुंचा है, क्या है, इससे उनको जो नुकसान पहुंचा है उसका भी आकलन करना क्या है, बहुत जरूरी है। क्या है, इसका आकलन करना क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यानी उसका कितना और महिला कर्मियों के कामों पर देखो, कहीं पर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अगर आप मानो प्राकृतिक कोई भी आपदा है, अगर आप देखें डिजास्टर कुछ भी आ रहा है तो भाई महिलाओं के काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या महिलाओं के जीवन जीने के तरीके पर महिलाओं के बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, कहीं पर अगर बाढ़ आ गई है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो हम लोग खास तौर से महिलाओं के एंगल से भी, इन महिलाओं के भी संदर्भ जिसको बोलते हैं, संदर्भ में भी हम लोग इसका क्षति आकलन करते हैं कि महिलाओं को उस आपदा से कितना नुकसान हुआ, उसका भी क्षति आकलन किया जाता है। यानी महिलाओं को उस आपदा से कितना नुकसान पहुंचा, उनके काम को कितना नुकसान पहुंचा, या उनको रोजगार मिलने में दिक्कत आ रही है, या महिलाएं भी उनके दिमाग पर कितना ज्यादा उसका बुरा असर पड़ा है, इसका भी क्या किया जाता है, क्षति आकलन किया जाता है कि महिलाओं के काम पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है और कितना वो सकारात्मक या वो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है, इसका भी क्षति आकलन समय समय पर किया जाता है, टाइम टाइम पर इसका भी समय यानी क्षति आकलन होता रहता है। तो इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 8 है, ये समाप्त हो गया है। जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ यही सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, और यही सारी चीजें आपको एग्जाम में क्या है, लिख करके भी आना है।